अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। ठीक ठाक आप लोग? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों का पेपर जमा हो गया है कल माशाल्लाह। बहुत आसान पेपर है अल्हम्दुलिल्लाह। देखते हैं आप लोगों से, शायद पहली मतलब मुलाकात पेपर वाले दिन ही होगी इंशाल्लाह। हफ्ते के लिए। अब जो है वो क्लासेस नहीं होंगी कमिंग वीक और उसके बाद वाला वीक। 2 हफ्ते आप लोगों के पेपर हैं। जी जी सर, सर। ऐसा ही। आई गेस ऑन कैंपस की वजह से और ऑन कैंपस में बहुत लिमिटेड स्पेस होने की वजह से काफ़ी लेंदी है इस दफ़ा पेपर का टाइम। जी सर, बहुत चलिए, लंबा ऑल द कुछ। बेस्ट आप लोगों को। ये एक्सपोर्ट बेस्ड प्राइसिंग आज ख़त्म कर लूँ ताकि आप लोग इसमें से जो भी आना है पेपर में वो आप लोग ठीक तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। सर जी सर आपने 2 मार्च वाली क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं की है। यूट्यूब पे अपलोड हो गई है नया। अगर आपने सर लिंक नहीं आई है। लिंक नहीं दी मैंने, लेकिन वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिए। उसी दिन अपलोड कर दी थी। लिंक भी आज आपको अभी इस क्लास के फ़ौरन बाद इस क्लास का भी और उस क्लास का भी, दोनों क्लासेस का लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है ना? और थैंक कोई यू क्वेश्चन? सर। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, हम बात कर रहे थे एक्सपोर्ट प्राइसिंग की। हमने स्टार्ट की थी ये बात कि प्राइसिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है किसी भी बिजनेस की सक्सेस का। और ये वो मार्केटिंग मिक्स का वो पॉइंट है या वो पार्ट है जिससे आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मार्केटिंग मिक्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, बट ये वो एस्पेक्ट है जिससे आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और बिल्कुल बेसिक तौर पे या बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हम ये कह सकते हैं कि प्राइसिंग जो है वो कॉस्ट प्लस मार्केटिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग प्लस अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एटलीस्ट कवर करना चाहिए। ठीक है, प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव टूल है। और ये पहला ऑफर है या पहली चीज़ है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है आपकी प्रोडक्ट की तरफ। पैकेजिंग भी है, पैकेजिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन प्राइसिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है व्हेन यू आर competing in markets and when you have a limited a very strong amount of competition present in the market. तो प्राइसिंग की तीन हमने बेसिक स्टार्ट किया था। तो प्राइसिंग तीन तरीके से आप कर सकते हैं। स्कीमिंग है। स्कीमिंग का मतलब ये है कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस बहुत हाई रखें इनिशियली, एंड देन जैसे जैसे कंपटीशन एंटर होता जाए मार्केट के अंदर आप उसकी प्राइस लोअर करते जाएं। ठीक है, फिर है मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। मार्केट बेस्ड प्राइसिंग ये है कि आप जो है वो कंपेटिटिव प्राइसिंग अपने टारगेट मार्केट में रखें ताकि आप जो है कॉम्पिटिटिव रह सकें और कॉम्पिटिटिव कंडीशंस को फेस कर सकें। ठीक है, और फिर आती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग कि आप अपनी प्राइस बहुत लो रखें मार्केट में एंटर करने के लिए। इसके बाद आया था कि एक्सपोर्ट प्राइसेस को सेट करने के लिए किन किन फैक्टर्स को देखना ज़रूरी है। सबसे पहला फैक्टर है कि क्या आप कस्टमर बेस्ड फैक्टर्स क्या क्या हैं और प्राइसिंग पॉलिसी फैक्टर्स क्या क्या हैं। कस्टमर बेस्ड फैक्टर जो हैं या कस्टमर परचेज फैक्टर जो हैं वो हैं कि कस्टमर्स की एबिलिटी टू पे कितनी है, कस्टमर्स कितना पे कर सकते हैं आपकी प्रोडक्ट के लिए। मींस वो कितना परसीव करते हैं आपकी प्रोडक्ट को, या आपके प्रोडक्ट का जो एग्जैक्ट नेमुल बदल है वो मार्केट में कितने में अवेलेबल है। नंबर वन। नंबर टू है कि प्राइस और क्वालिटी का रिलेशनशिप क्या है। आपने जो प्राइस ऑफर की है और जो क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। और क्या आप एक बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एक अच्छी प्राइस में मार्केट में ऑफर कर रहे हैं या नहीं। फिर आया कि मार्केटिंग मिक्स का रिएक्शन क्या है। आपके जो प्रोडक्ट है वो जिस लाइन में है आपकी एसकेयू के स्टॉक कीपिंग यूनिट, आपके पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उसमें से आपके प्रोडक्ट का रिएक्शन कितना अच्छा है, आपकी प्रोडक्ट कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपकी प्रोडक्ट को कितना ज़्यादा कस्टमर बेस अट्रैक्ट कर सकती है वगैरह वगैरह, और मार्केट उसको किस तरीके से सपोर्ट कर रही है। फिर है प्राइसिंग फैक्टर्स। प्राइसिंग फैक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। आप सबसे पहले और सबसे बेसिक यही देखते हैं कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए।
आप मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट से, फिर आप मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं, या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, सर्वाइवल का मसला आ गया और सर्वाइवल करनी है सिर्फ उस प्रोडक्ट के ज़रिए। आपको आरओआई कितने साल में आ रहा है, कितने महीनों में आ रहा है, और उस आरओआई के अगेंस्ट आप क्या प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कंपेटिटिव पॉलिसीज है। कंपेटिटिव पॉलिसीज को फर्दर सब डिवाइड किया गया था कि यार अगर आप या तो आप कंपेटिटिव प्राइसिंग को कॉपी कर लें, एग्जैक्ट वही प्राइसिंग रखें जो कॉम्पिटिटर ने रखी है, उससे क्या, उससे फायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है। फायदा ये होता है कि आप तो एक सबसे एक पहले तो कॉम्पिटिटिव हो जाता है, दूसरा आपको एब्जॉर्ब करने को बहुत सारी चीजें मिलती हैं। क्या अगर मेरा कॉम्पिटिटर सपोज एक प्रोडक्ट है जो कि $30 की या $40 की सेल कर रहा है एक्सपोर्ट में, तो वाई कांट आई सेल एट $30-40। अगर मेरी कॉस्टिंग अच्छी है, मेरी प्राइसिंग अच्छी है, मेरा प्रोडक्ट मिक्स अच्छा है, मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी सिमिलर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कंपेटिटिव प्राइसिंग को कॉपी कर सकूं। अगर कॉपी नहीं कर सकता तो एटलीस्ट फॉलो कर सकूं कि अगर कंपेटिटर अपनी प्राइस बढ़ा रहा है तो मैं अपनी प्राइस बढ़ाऊं, और अगर कंपेटिटर ने अपनी प्राइस कम की है तो आई शुड हैव समथिंग इन माय पॉकेट कि मैं किसी तरीके से उसकी तरहाई या उसकी परसेंटेज में अपनी प्राइसिंग भी कम कर सकूं, ठीक है। और फिर आखिरी एंड सबसे ज़्यादा खतरनाक या सबसे ज़्यादा डिग्रेडेड पॉलिसी, कि यार आप जो है ना ऐसी प्राइसें रखें कि जो कि बैरियर टू एंट्री बना दे। आप अपने कॉम्पिटिटर की एंट्री को बैन करने के लिए, आप अपने कॉम्पिटिटर की एंट्री को डिस्करेज करने के लिए, आप अपने कॉम्पिटिटर की एंट्री को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ प्राइसिंग रखते हैं कि जिस जिस प्राइस पे कंपटीटर बेच ही ना सके, जिस प्राइस पे कंपटीटर मार्केट में इन ही ना हो सके। तो इसके दौरान आपने जो असेसमेंट्स करनी है वो क्या क्या है। सबसे पहले है एक्सटर्नल असेसमेंट, पेस्टल एनालिसिस जैसे हम करते हैं, तो उसमें एक्सटर्नल एनालिसिस आप सबसे पहले करते हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस क्या है कि आप मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स को देखते हैं कि आपकी नेचर ऑफ डिमांड क्या है या टारगेट ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नेचर ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि आपकी डिमांड किस तरीके से, किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, और आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो किस तरीके से आपके प्रोडक्ट पे रिएक्ट कर रही है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट की रेगुलेशन क्या क्या है। अगर एक्सपोर्ट बेस्ड प्राइसिंग आप कर रहे हैं और आपने किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट किया है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट और वहाँ पे इंपोर्ट दोनों की आपको रेगुलेशंस पता होनी चाहिए। ड्यूटीज, टैक्सेस, रेगुलेटरी ड्यूटीज, टैरिफ, कोई स्पेशल ड्यूटी तो नहीं लगती आपकी प्रोडक्ट पे, ताकि आप बिल्कुल एक्यूरेट प्राइसिंग कर सकें। फिर आपका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, सबसे ज़्यादा नॉन स्टेबल फैक्टर, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। अगर आप किसी ऐसी कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो कि एक्सचेंज रेट स्टेबल है टू अ कंट्री विच इज़ नॉन स्टेबल, तो आपको ये बात बहुत ज़रूरी है कि रेवेन्यू तभी आएगा जब प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंच जाएगी। आपकी कंट्री में तो एक्सचेंज रेट स्टेबल है, लेकिन अगर उसकी कंट्री में स्टेबल नहीं है, तो हो सकता है कि जैसे आपकी प्रोडक्ट जब आपने निगोशिएट किया और उसके साथ प्राइस, और आपने जब प्रोडक्ट भेजी हो, इन दोनों के दरमियान जो है अनस्टेबिलिटी का फैक्टर हिट करे, और इस फैक्टर की वजह से जो है उसको वो प्रोडक्ट लोकल मार्केट से भी महंगी मिलने लगी। तो आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए, और इस बात के अंदर आपको उसकी पॉलिटिकल फैक्टर्स का पता होना चाहिए, उस कंट्री के डायनामिक्स का पता होना चाहिए कि वो कंट्री किस तरीके से काम कर रही है। आने वाले नियर फ्यूचर में उस कंट्री के अंदर कोई बड़ा डिजास्टर तो नहीं होने वाला जिसकी वजह से उसकी एक्सचेंज रेट अनस्टेबल हो जाएगी। फिर आता है इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर्स। अच्छा, इंडस्ट्रीज के अंदर ना कम्पिटिटिव इंडेक्सेस होते हैं। इन इंडेक्सेस की बेस पे या इन इंडेक्सेस के जरिए इंडस्ट्री जो है वो मार्क करती हैं प्रोडक्ट्स को, मार्क करती हैं कंपटीशन को। तो आपको इन उन जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी थोड़ी इंडस्ट्री डायनामिक्स को आप सर्च करें। इंडस्ट्री आप जाके, इसके लिए सेमिनार्स होते हैं, एक्सपोज होते हैं, आप उन एक्सपोज को विजिट करें, उन एक्सपोज में पार्टिसिपेट करें, और देखें कि आपके वहाँ के लोकल कंपटीशन कैसे हैं, और लोकल कंपटीशन क्या प्राइसिंग ऑफर कर रहे हैं, लोकल कंपटीशन में क्या प्राइसिंग आप आपकी कॉम्पिटिटिव हो सकती है। बाकी किसी को वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है? नो सर। नो सर। नो मैं सर। ना, आज तो नहीं हो सकता, आज माइक जो है वो बिल्कुल करीब तरीन किया हुआ है। आप उसको ज़रा सा अपने वॉल्यूम को चेक करें, फिर बताएं। फिर आते हैं इंटरनल फैक्टर। हमने इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर्स में ये देखा कि वहाँ के लोकल कंपटीशन कैसा है और आपका नेचर ऑफ कंपटीशन कैसा है। नेचर ऑफ कंपटीशन समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे रेड ओशन स्ट्रेटजी अपनाई हुई है और थ्रोट कट थ्रोट कंपटीशन है।
अगर कट थ्रोट कंपटीशन है तो आपको ऐसी प्राइसिंग सेट करनी होती है कि आप किसी के लिए कॉम्पिटिटिव ना भी हो और अपनी सेल भी एक एक चंक भी एब्जॉर्ब कर ले। अगर कट थ्रोट कंपटीशन है, बहुत पुराने सेलर्स हैं और उस मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं और उस मार्केट को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है और आप उनकी प्राइसिंग को मैच नहीं कर सकते, तो बेटर है कि आप उस कंट्री को, उस मार्केट को स्विच कर लें। वरना इन द लॉन्गर सेंस, इन द अदर सेंस, आप जो है उस कंपटीशन के अगेंस्ट पिस जाते हैं, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म सेल कर रहे हैं, उनके पास ह्यूज मार्जिन अवेलेबल है, उनकी सोर्सिंग आपसे अच्छी है, उनकी अल्टीमेटली उनकी प्राइसिंग आपसे अच्छी है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आप उस कंपटीशन में ना जाएं और आप अपनी मार्केट चेंज करें। फिर आते हैं आपके इंटरनल फैक्टर्स, जो कि अभी हमने इससे पहले भी डिस्कस किए कि आपका मार्केटिंग मिक्स कैसा है, आपकी कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, आपका मैनेजमेंट एटीट्यूड कैसा है। कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आप कहाँ तक एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट्स मल्टीपल कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो आपको बड़ा एक्सटेंसिव डिपार्टमेंट बना के रखना होता है कि जो इस एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर सके और जो उस एक्सपोर्ट को टेकअप कर सके। टेकअप करना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ से कोई कंप्लेंट्स आई हैं, कोई रिजेक्शंस आई हैं, कोई प्रॉब्लम है आपके प्रोडक्ट के अंदर, आपको फॉरन रिटर्न भेजना है, तो ये सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए आपका डिपार्टमेंट वेल टू डू एंड वेल इक्विप होना चाहिए। और फिर आपके मैनेजमेंट एटीट्यूड क्या क्या है, क्या आपकी वो प्राइस पोजीशन फर्म की कैसी है, आपके ओवरऑल इंपोर्ट्स कैसे हैं और इंपोर्ट्स वर्सेस एक्सपोर्ट्स कैसे हैं। तो इसकी बेस पे आप अपनी प्राइसिंग पॉलिसी सिलेक्शन करते हैं कि यार मुझे कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी को अपनाना है, स्कीमिंग को अपनाना है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को अपनाना है, पेनिट्रेशन को अपनाना है। फिर आप जो है स्ट्रेटेजी को डिटरमाइन करते हैं कि यस मैं इस टारगेट मार्केट के लिए इस तरह की स्ट्रेटेजी रखूंगा और एक टारगेट मार्केट के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी रखूंगा, और फिर आप प्राइस को सेट करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, प्राइस कैन नॉट ऑलवेज बी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, बस ये याद रखना। कहीं पे आपको ये भी देखना होता है कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट कवर हो रही है, आप वहां दे देते हैं। कहीं पे आप देख रहे होते हैं कि हाँ नहीं मुझे ब्रेक इवन ही मिल जाए, फिर गनीमत है क्योंकि मुझे एंटर होना है, मैं न्यू मार्केट एंट्री हूँ। हर मार्केट के लिए आपकी प्रोडक्ट की डिपेंडेंट प्राइसिंग होती है और हर मार्केट की प्राइसिंग डिफरेंट होती है। फिर हमने देखा कि एक्सपोर्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग, कि जिसके अंदर आप जो है अपनी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को कवर करना चाहते हैं। इसके अंदर आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट के लिए और एक्सपोर्ट प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। आप इसके अंदर कॉस्ट प्लस मेथड अपनाते हैं कि जिसके अंदर आप डोमेस्टिक प्लस फॉरेन सारी कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसके अगेंस्ट आप अपनी प्राइसिंग देते हैं। फिर मार्केट डिफरेंशिएटिंग प्राइसिंग है, क्या आप उसके अंदर मार्केट टू मार्केट एंड प्लेस टू प्लेस अपनी प्राइसिंग को डिफरेंट रखते हैं। फिर इसमें एक्सपोर्ट रिलेटेड कॉस्ट की हमने बात की थी कि एक्सपोर्ट रिलेटेड कॉस्ट क्या क्या है। तो सबसे पहली कॉस्ट थी कि कॉस्ट ऑफ मॉडिफाइंग अ प्रोडक्ट फॉर अ फॉरेन मार्केट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आप लोकल मार्केट में कोई चीज़ सेल कर रहे हैं और उसी प्रोडक्ट को आप इंटरनेशनली या उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर देना चाहते हैं या आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है प्राइसिंग का सबसे बड़ा फ़र्क तब आता है जब आपको एक्सपोर्ट बेस्ड पैकेजिंग करनी पड़ती है उस प्रोडक्ट की। आपको हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट पैकेजिंग एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, डिफरेंट पैकेजिंग अपनानी पड़ती है, डिफरेंट, क्योंकि सेट ऑफ इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं उस कंट्री के कि अगर आपने स्पेसिफिक चीज़ भेजनी है तो उसको एक्स वाई जी प्राइसिंग करके आपने भेजनी, एक्स वाई जी पैकेजिंग करके आपने भेजी, तो उस पैकेजिंग की कॉस्ट को एब्जॉर्ब करना ये तो एक बिल्कुल बिल्कुल लो लेवल हो गया। कभी कभार आपको प्रोडक्ट ही पूरी मॉडिफाई करनी पड़ती है किसी मार्केट के लिए, स्पेसिफिक टेस्ट, स्पेसिफिक स्मेल, स्पेसिफिक कलर, स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। तो अगर आपको आपकी प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना है फॉर अ फॉरेन मार्केट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस मॉडिफिकेशन की टोटल कॉस्ट क्या है और वो कॉस्ट मैंने अपनी प्राइस में इनकॉर्पोरेट करनी है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है, सबसे बड़ा पार्ट, कि आपको अगर एक्सपोर्ट करना है किसी कंट्री में तो उससे रिलेटेड ऑपरेशनल कॉस्ट आप कवर कर रहे हो और एंट्रेंस कॉस्ट ऑफ एंट्रिंग इन अ मार्केट। अब इस मार्केट एंट्रेंस के अंदर आपके 3PL सर्विस प्रोवाइडर की कॉस्ट है, आपकी वहाँ पे लोकल वेयर हाउसिंग की कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें आपको अब इनकॉर्पोरेट करनी होती हैं। तो प्राइस एस्केलेशन के आप ये देखें कि आपकी क्लियर कट कौन कौन सी कॉस्ट है और हिडन कौन सी कॉस्ट है।
हिडन कॉस्ट अक्सर आपको एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन या वहाँ की कुछ लोकल ऐसी हिडन टैक्सेस या ड्यूटीज होती हैं जो आप जब फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करते हैं तो ही पता चलता है। तो ऐसी कॉस्ट को आपने इनकॉर्पोरेट करना है। और इससे लड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा क्लियरली जो है आपको सेट करना, तो किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जरिए मार्केट में एंटर होना है। इधर रूटीन वे के जरिए एंटर होना है कि जिसमें होलसेल रिटेलर सब शामिल है, या आपने किसी और तरीके से डायरेक्ट एक्सपोर्टर बन के एंटर होना है, या आपने किसी थर्ड पार्टी के जरिए एंटर होना है। कभी आपका नाम यूज ही नहीं होगा बट आपकी प्रोडक्ट बिक रही होगी। हर कंट्री का, हर मार्केट का चैनल डिफरेंट है, हर मार्केट में एंट्री का तरीका डिफरेंट है। फिर आपको प्रोडक्ट एडेप्शन की टेक्निक्स कि आपका प्रोडक्ट लोकल मार्केट में अडॉप्ट हो जाए। और आपकी या तो आप जो है सबसे आसान ये है कि आप एक ओवरसीज असेंबली और प्रोडक्शन प्लांट डाल दें। इसमें हमने यामा की एग्जांपल डिस्कस की थी कि यामा पहले पूरी अपनी मशीनरी जो है वो बनी बनाई पैक एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर पाकिस्तान भेजा करता था when YBR 125 was introduced। लेकिन वक्त के साथ साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने अपना प्लान यहाँ एस्टेब्लिश कर लिया है ताकि वो प्राइसिंग को अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड एब्जॉर्ब कर सकें और अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड ही रख सकें। ठीक है। इसके बाद ग्लोबल मैनेजर के लिए तीन किस्म की प्राइसिंग है कि आपने प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग सबसे पहले जो है वो मार्जिन कर देनी है कि आपका प्राइस फ्लोर क्या है, मिनिमम प्राइस आप कितनी ऑफर कर सकते हैं, प्राइस सीलिंग क्या है, मैक्सिमम प्राइस आप कितनी ऑफर कर सकते हैं, एंड ऑप्टिमम प्राइसेस क्या है। आपको इन दोनों के दरमियान कुछ ऑप्टिमम प्राइसेस के दरमियान अपनी प्राइस को फ्लोट करना होता है। फिर हमने 8 क्वेश्चंस की बात की थी जिसको बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया था। और प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव से बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे थे कि मार्केट पेनिट्रेशन आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, आपको शेयर एब्जॉर्ब करना है, या आप स्कीमिंग टेक्निक के जरिए एंटर होना चाहते हैं। कंपटीशन वहाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आप कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर एंटर होना चाहते हैं, या आप अपनी प्राइसिंग के जरिए न्यू एंट्री को ब्लॉक करना चाहते हैं, आप अपने पे बैक को जल्द से जल्द हासिल करना चाहते हैं, वहाँ पे कैश रिकवरी ज़रूरी है आपके लिए, या आप एक ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं कि जिसके ऊपर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है कि आपको इसको एक्सपोर्ट करना ही करना है। तो अगर वो है तो आपको उस ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करना है, उस ऑब्लिगेशन के लिए आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आपका जो सरप्लस है जो आपने एक्स्ट्रा बना लिया है, जो अ, आपकी नीड नहीं थी लोकल मार्केट में लेकिन आपने बना के रख लिया है। तो अगर लोकल मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। कभी कभार आप एक्सपोर्ट इसलिए कर रहे होते हैं या आप कभी कभार एक्सपोर्ट की तरफ इसलिए जाते हैं कि लोकल मार्केट में आपकी नीड खत्म हो जाती है या लोकल मार्केट में उस प्रोडक्ट की नीड डेवलप नहीं हो पाती। तो आप करते हैं कि आप इंटरनेशनल मार्केट्स को या ग्लोबलाइजेशन के जरिए इंटरनेशनल मार्केट्स में एंट्री करें और अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करें। तो अगर आपका सरप्लस है कि जिसको आपको सिर्फ डिस्पोज करना है या जिससे आपने गेट रेड होना है, तो आप डिफरेंट प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट प्राइसिंग की तरीका इस्तेमाल करते हैं ताकि आप अपने सरप्लस से छुटकारा हासिल कर सकें। फिर आता है आपका ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ये मैंने आपको शायद पिछली क्लास में बहुत डिटेल में समझाया था, मैं फिर से समझाना चाहता हूँ कि दो चीज़ें आपकी कॉस्ट के अंदर बनती हैं जब आप प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। एक होता है आपका फिक्स कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्टिमम कैपेसिटी आप तभी यूटिलाइज कर पाएंगे या आप फिक्स कॉस्ट को तभी एब्जॉर्ब कर पाएंगे जब आप अपने प्लांट को एक मिनिमम रिक्वायर्ड रेंज के ऊपर चला रहे होंगे। तो उस प्लांट को मिनिमम रिक्वायर्ड रेंज पे चलाने के लिए आप फिक्स कॉस्ट को पूरा करने के लिए आप कुछ मार्केट्स या कुछ एक्सपोर्टर्स या कुछ ऐसे एरियाज को टारगेट करते हैं कि जो आपसे मैक्सिमम कैपेसिटी एट दैट टाइम बाय करते हैं, और उस मैक्सिमम कैपेसिटी को सेल करने के लिए आप डिफरेंट प्राइसिंग उनको अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट प्राइसिंग उनको ऑफर करते हैं। तो ये है पॉइंट ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का। फिर है आपका आरओआई अच्छा होना चाहिए, और अब सबसे आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए। अब आपकी प्राइसिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं इंटरनेशनली या ग्लोबली। सबसे पहला तो ये कि आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, कि अगर आपको अपनी प्रोडक्ट को ग्लोबलाइज करना है और अपनी प्रोडक्ट को नई मार्केट में एंटर करवाना है, तो आप कुछ मार्केटिंग बजट एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं डिफरेंट लोगों को या डिफरेंट पीपल को या डिफरेंट कंट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए,
और उन कंट्रीज में अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो उस उसका बजट या उसका जो थ्रेशोल्ड है वो आपकी प्राइसिंग को इफेक्ट कर सकता है, आपकी प्राइसिंग को हिट कर सकता है कि अगर आपको किसी नई मार्केट में एंटर होना है और वहाँ आपने ह्यूज मार्केटिंग बजट रखना है, तो इससे आपकी जो है वो प्राइस डिफर कर सकती है। फिर आपके आती हैं कॉस्ट, मल्टीपल कॉस्ट इनकॉर्पोरेट होती हैं व्हेन यू गो टू इवन व्हेन यू गो फॉर एक्सपोर्ट। तो इन मल्टीपल कॉस्ट को एब्जॉर्ब करना, इन मल्टीपल कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट कराना, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है प्राइसिंग का। फिर है कंपटीशन, कि आपका कंपटीशन कितना फियर्स है, प्रोडक्ट आपका कितना डिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हैज डिफरेंट प्राइसिंग, ठीक है ना। आप सिंपल अगर मेडिसिन से भी एग्जांपल ले लें तो डिफरेंट मेडिसिन हैव डिफरेंट प्राइसिंग। एंड कुछ प्रोडक्ट्स जो कि आपके लोकल मार्केट में बहुत मशहूर हैं बट स्टिल दे आर नॉट प्रोड्यूस हियर, they have different prices, you are ready to pay different price because of it. For example, अगर आपको याद हो तो डेंगू के लिए जो पपीते के पत्ते, अगर आपको पता हो कि डेंगू के लिए पपीते के पत्ते का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो गया था, तो जब ये देखा गया तो सबसे पहले जो है इसकी गोलियां बनाई गई। वो गोलियां काफी महंगी जो है एक्सपोर्ट हो रही थी, काफी महंगी जो है वो मिल रही थी पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि वो एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट था एंड नीड ऑफ द आवर था, इसलिए उसकी स्किमिंग के जरिए उन्होंने उसका मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट किया। फिर है एक्सचेंज रेट। ये तो हर कंट्री का जो कि स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट पे चलती है, जो कि डॉलर से अपना एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करती है, उसके लिए हर हर कंट्री के लिए डिफरेंट प्राइसिंग आपको रखनी पड़ती है, बिकॉज उस कंट्री का डॉलर से एक्सचेंज रेट क्या है और वहाँ लोकल मार्केट में उसकी लोकल करेंसी में प्राइस क्या है। फॉर एग्जांपल, यू आर एक्सपोर्टिंग टू जर्मनी या यू आर एक्सपोर्टिंग टू एनी यूरोप बेस्ड कंट्री, तो चूंकि वो डॉलर से हायर है, मीन्स के उनकी करेंसी डॉलर से स्ट्रॉन्गर है, तो आपको ये देखना है कि उनकी कंट्री के अंदर पहले तो लोकल प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, लोकली अवेलेबल प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, और उसके अगेंस्ट आप जो है क्या प्राइस ऑफर कर सकते हैं। कोई सवाल? सर ये इंटरनेशनल मार्केटिंग की एग्जांपल दे दें। हाँ, मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग की भी आपको एग्जांपल देता हूँ, और मैं जो है ना आपको प्राइस कैलकुलेट करने का ना थोड़ा सा आइडिया भी देता हूँ, अगर आप लोगों को मज़ा आएगा आपको ये तरीका देख के। अब जैसे मैंने आपको कहा कि एक्सपोर्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर आप जो है डिफरेंट तरीके से और डिफरेंशिएटेड तरीके से प्रोडक्ट को प्राइस करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको प्राइसिंग का तरीका बता दूँ। फॉर एग्जांपल, आप कोई एसकेयू सर्च करें, मुझे कोई हेल्प करेगा कोई एसकेयू बताने में? फॉर एग्जांपल, यू आर प्लानिंग टू एक्सपोर्ट दिस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नज़र आ रही है सबको? जी सर। अब आपने देखना है कि भाई प्रोडक्ट मेरा लोकल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में किस प्राइस पे सेल हो रहा है, ठीक है। आपने देखा कि मेरा प्रोडक्ट जो मैं एक्सपोर्ट करने का सोच रहा हूँ, इसकी जो प्राइस है वो $10.99 है, ठीक है। इसको हम ठीक है। अब मुझे सबसे पहले तो उसकी कॉस्टिंग देखनी है। ये मैं अमेजोन की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स का बूम है और आपको इससे थोड़ी चीज़ें ना क्लियर हो सकेंगी। अब मेरी $10.99 मेरे कंपटीशन की प्राइस है, जो कि टॉप कॉम्पिटिटर है। मैं ज़रा दो चार लोगों को और देखूंगा, मैंने कहा यार कोई 10.99 का बेच रहा है, कोई 15.49 का बेच रहा है, अगर दो पीस हैं तो 19.99 के बेच रहे हैं। मैं सिंगल पीस की बात करूंगा, सिंगल पीस ये 13.99 का बेच रहा है। मैं किसी एक को टारगेट करता हूँ, मैं इसको टारगेट करता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा भाई आप ये 10.99 की बेच रहे हैं, इसमें कॉस्ट कितनी है? मैंने देखा ये 10.99 है, इसके अंदर एक आता है इसका एसएन, ये इसका एसएन होता है। अगर एसएन आ गया आपके पास तो अमेजोन फीस कैलकुलेटर, आप एफबीए कैलकुलेटर में जाते हैं। अब जो बात हम कर रहे थे ना कॉस्ट की,
इंटरनेशनल प्राइसिंग में कौन कौन सी कॉस्ट लगती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। सेल हो रही है 10.99 की, सपोज ये प्रोडक्ट आपको $2 की अवेलेबल है, व्हेन यू कैन व्हेन यू हैव टू इम्पोर्ट, ठीक है। आप कहते हैं मुझे $2 की ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मेरा $2 है, ठीक है। तो अब आप देखें क्या कौन कौन सी कॉस्ट लगी। सबसे पहले तो ये लग रही है FBA फीस, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फीस। ये वो फीस है जो अमेजोन आपसे चार्ज करता है व्हेन यू आस्क अमेजोन कि आप प्लीज़ मेरी प्रोडक्ट जो है ना खुद बेचें, मेरी प्रोडक्ट जो है वो आप बेचें, आप उसको मतलब आप उसको पिक पैक एंड शिप करें, मैं आपके वेयर हाउस तक इस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा दूंगा। आपने $10 की सेलिंग प्राइस रखी, आपकी सेलिंग ऑन अमेजोन फीस क्या आ रही है, $1.5। फिर आ रहा है फुलफिलमेंट में अमेजोन फीस आ रही है कि जो अमेजोन आपकी फुलफिलमेंट करने के लिए चार्ज करेगा, दैट इज $5.42। स्टोरेज कॉस्ट है $0.11, और आप जो है कॉस्ट कह रहे हैं $2। इस $2 के अंदर आप ये कह रहे हैं कि DDP प्राइसिंग है, ये डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। $2 के अंदर मुझे ये प्रोडक्ट अमेरिका में अमेजोन के वेयर हाउस में मिल रही है। अमेजोन के वेयर हाउस में जाने के बाद मुझे कॉस्ट पड़ रही, आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होके आया कि यार आपकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज $0.97 एंड इन परसेंटेज इट इज $9.7। ये सबसे सिंपल एग्जांपल है समझाने के लिए, लेकिन इससे क्या आपको नजर आ गया, आपको ये नजर आ गया क्या मेरा मार्केट के अंदर जो सबसे ज्यादा बड़ा कॉम्पिटिटर है ना वो 10.99 की बेच रहा है। अगर मुझे एंटर करना है तो मैं जो है स्किमिंग के जरिए, इसके मैं जो है पेनिट्रेशन प्राइसिंग के जरिए एंटर होऊंगा। नेवर आप ये समझेंगे आपकी इस प्रोडक्ट के अंदर आपने कोई यूनिकनेस लिया और आप कहते हैं मैं इसको $12 की भी बेच सकता हूँ। जब आप $12 की कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप 22% जो है नेट मार्जिन एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब ज़रा मुझे एक बात बताएंगे कि इसके अंदर एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहा हूँ, वो क्या है। मैं जो ये प्राइसिंग आपको बताई, ये जो प्राइसिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहा हूँ, वो क्या है, ज़रा कोई आइडिया देगा प्लीज। क्लास क्या रहे हो? आप बता दें सर। थोड़ा सा आइडिया दे दो हमका। जैनब आसिफ शेख। यस सर। थोड़ा सा आइडिया देंगी मैम कि मैं इस प्राइसिंग के अंदर क्या चीज़ मिस कर रहा हूँ। मैम हाँ या ना तो बोल दें, प्लीज सर बता। कंज्यूमर की इनकम। और थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा और, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम या कंज्यूमर इस पे कितना खर्च कर सकता है वो मैं अभी इस तरीके से नहीं रखता, उसके टूल्स हैं डिफरेंट। लेकिन एक चीज़ है जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मिस कर रहा हूँ। नैना राज, यस सर। थोड़ा सा आइडिया देंगी प्लीज कि क्या चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ। प्राइसिंग करते कैलकुलेट करते हो, मैं ये देख रहा हूँ वाह यार मेरा प्रॉफिट तो 22,000 हो गया, बट मैं इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहा हूँ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड। और नैना और कोई चीज़? सर इक्विटी प्रॉफिट्स। मैं टैक्सेशन मिस नहीं कर रहा कि जब मैं यहाँ पे सेल करूँगा तो यहाँ कहीं भी मुझे ये नहीं बता रहा कि मुझे कितना टैक्स चार्ज होगा। सर टैक्स तो प्रॉफिट के बाद होता है कैलकुलेट। हाँ तो मैं ये तो कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं ये 22.25 की कैलकुलेशन के अंदर सर टैक्सेशन पीबीआईडी मिस। निकाल सॉरी पीबीडी निकाल पीबीआईडी निकालते हैं, इंटरेस्ट लेस करते हैं, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, टैक्स फिर लेस करते हैं ना। हाँ तो लेकिन जब आप प्रोडक्ट सेल करते वक्त ना आप सेल्स टैक्स पहले लगाते हैं ना। अब कंज्यूमर टैक्स होता है ना। आपको ये देखना है कि सेल्स टैक्स आपने पे करना है या सेल्स टैक्स जो है इस प्राइस में इंक्लूसिव करना है या एक्सक्लूसिव करना है, ठीक है ना। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं ना, आपको ये बात इम्पोर्टेंट समझना है कि ये जो प्राइस शो हो रही है मेरे कॉम्पिटिटर की, ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है या एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है। सर अगर कंज्यूमर टैक्स होता है ना, वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स तो आप कंज्यूमर से चार्ज करोगे, एक्सक्लूसिव ऑफ करोगे तो आप डिडक्ट कर लेते हो वीएटी। नहीं नहीं नहीं, आप उल्टा बोल गए, फिर से बोले।
सर मैंने बोला कि आप इंक्लूसिव ऑफ टैक्स करते हो, सही है। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अगर करते ये हो, सही है। प्राइस फॉर टेन पॉइंट एग्जाम्पल नाइन प्रोडक्ट की प्राइस जो है 100 है, 10% टैक्स है, सही है। 110 प्राइस आप 10 रुपीज कंज्यूमर से चार्ज करते हो। हाँ, ये हो गया एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का मतलब ये है कि इस 10.99 में सारे टैक्स शामिल हैं। ये बात सर मैं मैन्युफैक्चरर के पॉइंट से बोल रही हूँ, नहीं नहीं नहीं, सेलर के अभी तो पॉइंट ऑफ व्यू से हम तो बोल रही हम तो एक्सपोर्ट बेस्ड प्राइसिंग की बात कर रहे हैं। मैंने ये प्राइस सेट की हूँ। सर एक्सपोर्ट $12। बेस्ड प्राइसिंग की ही बात कर रही हूँ। जी जी, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मार्केट में मेरी प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है या इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। सर आप मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कैसे पता मार्केट चलेगा सर? ये मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ सर, कि ये जो प्रोडक्ट, जब आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना किसी मार्केट में, तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो ये प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स दे रहा है या इंक्लूसिव ऑफ टैक्स दे रहा है। वरना क्या है, वरना तो मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ कि यार मेरी 22.25% प्रॉफिट मिल रहा है मुझे। मुझे तो कोई मसला ही नहीं है इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। लेकिन जब मैं सेल करने गया और मैंने सेल की तो मुझे पता चला कि यार यहाँ तो ये प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स नहीं थी, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स थी। इसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड था। अगर 17%, 15%, 13% जो भी चार्ज होना है वो इसमें इंक्लूडेड था। मैंने अपनी कैलकुलेशन में टैक्स रखा नहीं, तो फिर ये मेरा प्रॉफिट और श्रिंक हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट ना होने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 15% इसमें से टैक्स कट जाएगा। मैं ये समझाना। सर इसमें हिडन कॉस्ट भी आ सकते हैं जैसे एक्सचेंज रेट वगैरह? बिल्कुल हो सकता है, हिडन कॉस्ट आ सकते हैं इसके अंदर। हिडन कॉस्ट, सबसे बड़ी हिडन कॉस्ट जो है वो है बैंकिंग चार्जेस, कि बैंक आप पे कितना चार्ज कर रहा है। आप तो सीधी सीधी कैलकुलेशन कर रहे हो ना, इतना पैसा आएगा या वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आपको सपोज जैसे इन इंटरनेशनल प्राइसिंग के केस में या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के केस में बैंक चार्जेस 4-4.5% तक लगते हैं आपको, तो 4% आपको बैंक चार्ज लग जाएगा। आपको ये भी ऐड करना है कि यार अगर मैं अपनी प्राइस में ये 4% ऐड नहीं करूंगा तो ये 4% कौन एब्जॉर्ब करेगा। सर वो तो एक्सपेंस आउट हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन ये सारी चीजें मैं अपनी प्राइसिंग में इंक्लूड करूंगा ना। बैंक चार्जेस में अपनी प्राइसिंग में इंक्लूड नहीं करूंगा। सर आप करेंगे करेंगे। तो आप एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजन रखते हैं ना। नहीं, थोड़ा सा जो है वो सर प्रोविजन आप एक्सपेंस आउट बोल रहे हैं ना, करेंगे। मैं नहीं सर आपने बोला ना कि मैंने बोला कि सर आपने बोला कि बैंक चार्जेस आप इंक्लूड करेंगे, मैंने बोला सर आप एक्सपेंस आउट करेंगे। तो जब हम एक्सपेंस आउट करते हैं तो उसके लिए प्रोविजन रखते हैं ना, हाँ कि भाई हमारे इतने एक्सपेंसेस अकर होंगे। हाँ हाँ, लेकिन देन वेल लेकिन उसके है ना, बाद हम अगर फोरकास्ट। मैं एक प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी निकालना चाह रहा हूँ कि क्या मैं इसको यूएसए में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ या नहीं, तो मैं इसको अपनी कॉस्ट प्राइस के अंदर ऐड करूंगा। ठीक है ना, मैं ये देखूंगा कि सपोज कॉम्पिटिटर, जैसे मैंने अभी आपको प्रोडक्ट दिखाई कि कॉम्पिटिटर $11 की ये प्रोडक्ट बेच रहा है, तो क्या मैं इस प्रोडक्ट को $11 की बेच सकता हूँ या नहीं। मैं अभी तो हम ये सब फिजिबिलिटी कैलकुलेट कर रहे थे कि यार मैं $11 की बेच सकता हूँ या नहीं। अब मैंने निकाली कि इस प्रोडक्ट की $2 मेरी कॉस्ट प्राइस है इस प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने की। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई कि $2 में मेरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होके अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंच जाएगी। इसके बाद सारे चार्जेस कैलकुलेट करने, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है नहीं है, बैंक चार्जेस कितने पड़ेंगे, एफबीए फीस कितनी पड़ेगी, सेलर प्रोसीड कितना पड़ेगा। तो इन सब के देखने के बाद हो सकता है मेरी प्रोडक्ट उस मार्केट के लिए मेरे मेरे पास नॉन फीजिबल हो जाए। और अभी हमने इसमें मार्केटिंग चार्जेस इंक्लूड ही नहीं किए। एक बिगर पर्सपेक्टिव में ना, कॉस्ट के अंदर आप ये सब चीजें ऐड नहीं कर सकते। ये सब चीजें आप प्रोडक्ट बेसिक प्रोडक्शन कॉस्ट को अलग रख लेते हैं और इन बाकी चीजों को फिर आप अपनी सेल्स पे ऐड करते जाते प्रोडक्शन कॉस्ट के तो अलग करते हैं जब बजटिंग करते हैं ना। हैं। तो हम यहाँ पे बजटिंग थोड़ी कर रहे हैं, हम तो फिजिबिलिटी देख रहे हैं ना। आपने नहीं, बोला प्रोडक्शन कॉस्ट ये है कि $2 में मुझे ये प्रोडक्ट डीडीपी, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, अमेरिका वेयर हाउस पहुंच जाएगी। ये मेरी बेसिक प्रोडक्शन कॉस्ट है यार। $2 के अंदर मैं इसको अमेरिका पहुंचा दूंगा। अब आप जो बात कर रही हैं वो ये कि उस $2 में मुझे कितना प्रॉफिट है, वही कैलकुलेट करने के लिए, उसको फिजिबल बनाने के लिए कि ये $2 के अंदर, इस प्रॉफिट के अंदर सपोज मैं ब्रेक इवन पे हूँ। अभी मैं समझता हूँ कि मैं इस $2 पे ब्रेक इवन पे हूँ। $2 मेरी सारी कॉस्ट है प्रोडक्शन की, सारी कॉस्ट है एक्सपोर्ट्स की। इसके बाद जितनी भी कॉस्ट है ना,
वो सब या तो हिडन चार्जेस है या टैक्सेस एंड ड्यूटीज है, जो कि सर सॉरी मुझे फॉर इंट्रूशन, जब आप ब्रेक इवन पे हो तो आप एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हो? करते हैं नई मार्केट में एंट्री के सर लिए। ब्रेक इवन पे आप अपनी डोमेस्टिक मार्केट में ही वो नहीं हो? नहीं नहीं, न्यू मार्केट में एंट्री के लिए। डोमेस्टिक मार्केट में सपोज आप ब्रेक इवन के ऊपर हो और आप डोमेस्टिक मार्केट के अंदर बहुत हैवी कंपटीशन आ गया है, तो ही तो आप ग्लोबलाइजेशन के जरिए एक्सपोर्ट करते हो। जो पाकिस्तान से फुटबॉल्स एक्सपोर्ट होते हैं या पाकिस्तान से जितनी भी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही है, उनमें मैक्सिमम रीज़न यही है कि लोकल मार्केट में आप ब्रेक इवन पे बेच रहे हो या लोकल मार्केट में आपको लॉस हो रहा है, तभी तो आप एक्सप्लोर करते हो कि आई शुड गो फॉर एक्सपोर्ट्स, ताकि लोकल मार्केट का जो ये कंपटीशन है ये मुझे फेस ना करना पड़े। लेदर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि पाकिस्तान के अंदर अच्छी क्वालिटी का एक्सपोर्ट अवेलेबल है, येट लोकल मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की वो प्राइसिंग अवेलेबल नहीं है, उस प्रोडक्ट की वो फिजिबिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए एक्सपोर्ट करते हैं। जी अम्मार, आप क्या कह रहे थे? जी हमजा। सर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। जी हमजा। नहीं सर, बस वही बोल रहा था, समझ आ गया। गुड। नैना, और कोई क्लियरिश और कोई सवाल है? नहीं सर, थैंक यू, समझ आ गई। आप आज आज ठीक है? मूड आपका ठीक है? गुस्से में तो नहीं है आज? नहीं सर, मैं गुस्से में नहीं होती हूँ, पता नहीं आपको क्यों लगता है। नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करें, दुआ करें कि ये क्लासेस जो है वो ऑन कैंपस हो, तो फिर मज़ा आएगा आपसे डिबेट करने का क्लास में। सर ऑन कैंपस नहीं होंगी, सब कुछ बंद हो रहा है। पक्का? हाँ, यस सर, सीम सो। हम्म। जी हमजा, क्या कह रहे हैं? जी सब हमजा। बोल रहे हैं पक्का। पक्का। सर चांसेस है कि ऑनलाइन एग्जाम हो जाए? नहीं नहीं, एग्जाम तो ऑन कैंपस ही होंगे, ये तो सर कंफर्म है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने कैंसिल कर दिया है एग्जाम्स। ऑन कैंपस? यस सर, ऑनलाइन जा रहे हैं उनके। आप लोगों में से पहला पेपर किसका है, मतलब किसी का है? कल परसों में पेपर है? सर कल है कैलकुलस का। बस पता चल ओहो। जाएगा। अरे भाई, आप बता दीजिएगा ऑन कैंपस हुआ नहीं हुआ। सर पीएसएल पोस्टपोन हो गया, अब तो पेपर हो जाने चाहिए ऑनलाइन। है ना, पीएसएल पोस्टपोन हो गया, एक ही तो एंटरटेनमेंट थी, वो भी चली गई। खैर, ये आपको थोड़ा सा ये ई कॉमर्स का मैं पर्सपेक्टिव इसलिए देना चाह रहा था क्योंकि आप चूंकि अभी स्टूडेंट्स हैं और आपके पास अभी स्कोप है आगे बढ़ने का, तो ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप विदाउट being into a production, without being into this hassle of producing, आप simply sourcing करके किसी जगह से खरीद के, किसी मुल्क से खरीद के दूसरे मुल्क एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उस वक्त आप एक्सपोर्ट प्राइसिंग कैसे करेंगे, उस वक्त आप मार्केट प्राइसिंग कैसे करेंगे, वो आपको थोड़ा सा दिखाना था। ठीक है, तो सब अब आते हैं हम प्राइसिंग टेक्निक्स पे या प्राइसिंग स्ट्रेटजीज पे। सबसे पहले ये है कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। इसमें यह है कि ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है, सबसे कॉमन मेथड है प्राइसिंग का, कि जिसके अंदर आप कॉस्ट और उसके साथ सारे रिलेटेड ओवरहेड्स जो है वो ऐड कर देते हैं अपनी प्राइसिंग के अंदर। जिसके अंदर प्राइस के अंदर आता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस ओवरहेड इन प्लस मार्केटिंग कॉस्ट। तो और इन सबको ऐड करने के बाद टोटल पे थोड़ी सी एक परसेंटेज लगा देते हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन की, और इससे आप अपनी प्राइस निकाल लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज मेथड है, बिकॉज आपको अब इन सारे वैल्यूज़ को निकालने के लिए स्पेसिफिक टूल्स अवेलेबल हैं कि आप फिक्स कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकाल सकते हैं, ओवरहेड्स आपके एक प्रोडक्ट पे या एक प्रोसेस पे कितने चार्ज हो रहे हैं, और अल्टीमेटली आपकी मार्केटिंग कॉस्ट कितनी चार्ज हो रही है। ठीक है, फिर आती है मार्केट ओरिएंटेड सर आप प्राइस। कैलकुलेशन के क्वेश्चन देंगे एग्जाम में? नहीं, नो ओके कैलकुलेशन सर। क्वेश्चन। और एग्जाम के अंदर अब मेरे हिसाब से तो पेपर काफ़ी इजी है। आप लोग भी नंबर देख के उसका जवाब दीजिएगा, जितने नंबर का सवाल हो उतने ही नंबर का जवाब दीजिएगा उसके ऊपर। और कोशिश ये कीजिएगा कि अगर अपनी जवाब को या अपनी चीज़ को किसी छोटी मोटी एग्जाम्पल से भी जस्टिफाई कर सकें, तो इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर एनीवन हु अटेम्प्टेड। ठीक है, फिर आते हैं ओके मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग, कि आप इसके अंदर जो है मार्केट के साथ अपनी प्राइस को फ्लेक्सिबली चेंज कर सकते हैं। ये
प्राइसिंग पॉलिसी फ्लेक्सिबल है येट रिस्की भी उतनी है कि आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस अकॉर्डिंग टू डिमांड चेंज करते रहते हैं वक्त के साथ साथ, और इस डिमांड की चेंज के साथ साथ आप अपनी प्राइस को वैल्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं कि जो कि जिस वक्त आप बेच रहे हैं उस वक्त किसी और के पास अवेलेबल नहीं है, आपने चूंकि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है आपने उसकी प्राइस हाई कर दी, लेकिन जैसे ही वापस आपके पास प्रोडक्ट आ गई या वापस लोगों के पास प्रोडक्ट आ गई और लोगों ने लो कॉस्ट पे बेचना शुरू कर दी, आपने भी उस प्राइस को एडजस्ट कर लिया। ये मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग कहलाती है कि जिसके अंदर आप अपनी सेम प्रोडक्ट को सिमिलर प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइसेस पे बेचते हैं, एंड दिस इज डन टू अकॉर्डिंग टू डिमांड। ये अक्सर आपको मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर आपको ये चीज़ नज़र आएगी, मास्क के साथ आपने ये देखा कि प्राइस चेंज होती गई मास्क की अकॉर्डिंग टू डिमांड, तो ये मार्केट ओरिएंटेड है। फिर आता है ब्रेक इवन प्राइसेस। ब्रेक इवन प्राइस आउटपुट का वो लेवल है कि जहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हो रहा था। ब्रेक इवन एनालिसिस आप इसीलिए करते हैं कि आपको आप ये देखना चाहते हैं कि मुझे कितनी मिनिमम सेल रिक्वायर्ड है अपना ब्रेक इवन अचीव करने के लिए। वही बात कि आप अपने प्रोडक्शन का या आप अपने एक्सपेंसेस का एक फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि लोगों की सैलरीज निकल जाएं, आपके प्लांट के जो है बिल निकल जाए, हर वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन से या प्लांट चलाने से रिलेटेड है वो निकल जाए। उसके लिए आप ब्रेक इवन प्राइसिंग करते हैं, और उस ब्रेक इवन प्राइसिंग के बाद फिर आप डिफरेंट प्राइस टेक्निक पे चले जाते हैं कि जब आपकी ब्रेक इवन अचीव हो जाती है या जब आप ब्रेक इवन पे अपनी प्राइसिंग एब्जॉर्ब करवा लेते हैं तो फिर आप दूसरी प्राइसिंग पे चले जाते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे आपका कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होता। तो ब्रेक इवन को फिजिकली कैलकुलेट करने का या ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या है कि आप फिक्स कॉस्ट जो आपकी आ रही हैं उस पे उसको डिवाइड करते हैं हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज से। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं? सबसे पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन है नेट सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस। आपकी जितनी सेल्स आई है और उस सेल्स पे जितना भी आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस लगे हैं उनको आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और इससे फिर आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज निकालते हैं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट क्या है और आपने कितने यूनिट सोल्ड किए हैं। और ब्रेक इवन सेल्स का एक और फॉर्मूला है कि आप फिक्स कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं सेल से, उसको डिवाइड करते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आप इस फॉर्मूले से भी ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए फॉर्मूला है, इसकी कोई कैलकुलेशन मैं आपसे कभी क्वेश्चन नहीं करूंगा। तो ये लेकिन ब्रेक इवन सेल्स अगर आपने निकालनी है तो कैसे निकालनी है ये इसके सिंपल फॉर्मूला है। फिर आता है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। ये बड़ी यूनिक टेक्निक है और इसको बहुत सारी फैक्ट्रीज और बहुत सारे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट यूज करते हैं। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ी सी एक एग्जांपल दूंगा। आप एक फैक्ट्री रन कर रहे हैं कि जिस फैक्ट्री का टोटल कॉस्ट जो है वो 1000 यूनिट की प्रोडक्शन से निकल जाती है। मीन्स 1000 यूनिट अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो आप उस फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट सारी एब्जॉर्ब कर पाएंगे। आपको एक ऑर्डर आया कि जिसने आपसे 500 पीस मांगे, और एक और ऑर्डर आया कि जिसने आपसे 1200 पीस मांगे। अब टोटल प्रोडक्शन आपके पास आ गई 1700। मीन्स महीने के एंड में आपके पास 1700 यूनिट के ऑर्डर आ गए, और अब आपको उनकी प्राइसिंग करके देनी। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इस पे जो है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग कर दूंगा कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट नहीं, लेकिन अगर आपको ये ऑर्डर अचीव करना है तो आपको कुछ अच्छा बेनिफिट या कुछ अच्छा प्राइस कस्टमर को देना है। तो आप क्या करेंगे? आप कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले कि आपकी टोटल कॉस्ट एब्जॉर्ब कहाँ हो रही है। मैंने आपको बताया कि आपका वो पॉइंट था 1000 यूनिट का, ठीक है। मीन्स इस महीने आपको 700 यूनिट सरप्लस बनाने, 700 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने हैं, ठीक है, या 700 यूनिट आपको फिक्स कॉस्ट के अलावा बनाने। तो अब आप देखेंगे कि उन 700 यूनिट पे आई कैन ऑफर मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। क्यों? क्योंकि अब उसमें फिक्स कॉस्ट का कोई एलिमेंट नहीं लगेगा, उसमें वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट लगेगा। सपोज कि मेरी प्रोडक्ट 10 रुपए थी जिसपे फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट था 3 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट है 7 रुपए। तो 1000 तक की जो प्रोडक्ट है उस पर तो मैं 10 रुपए ही चार्ज करूंगा या 10 रुपए ही प्राइस करूंगा, लेकिन 1000 से ऊपर वाले यूनिट को आई कैन चार्ज एट 7 रुपीज, बिकॉज फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट उससे हट चुका है। अब सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट या वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज उस पर लगा है, दैट इज 7 रुपीज। तो अब जब मैंने कैलकुलेशन की तो मुझे पता चला कि मैं 1000 यूनिट को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 10,000 हो जाएंगे, और
बाकी 700 यूनिट को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4900 हो जाएंगे। तो मेरे पास टोटल कॉस्ट जो आ रही होगी वो 1000 यूनिट को 10,000 और 7 यूनिट को 700, 4900। 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 4900 divided by 1700. I can offer my customer price of rupees 8.76. अब नॉर्मल रूटीन में तो ये प्राइस मैं ऑफर नहीं कर सकता, बट व्हेन आई हैव मार्जिनल कॉस्ट परसेंटेज और मार्जिनल कॉस्ट ऑप्शन, आई कैन ऑफर कस्टमर अ प्राइस ऑफ रुपीज 8.76, 10 minus 8.76 divided by 10, a 12.4% ऑफ, और 12.4% डिस्काउंट। ये पॉइंट समझ में आया? जी सर। अनुषा, इश्तियाक खान, आपको ये पॉइंट समझ में आया? सर दोबारा समझा देगा? ठीक है। तला शकील? सर दोबारा समझा दे। ओके। हम बात कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग होती क्या है? आपके पास जब फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट एब्जॉर्ब करने का ऑप्शन आ जाता है तो आप मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। इसमें ये लाइन कह रहा है कि अंडर द मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग द रेलेवेंट कॉस्ट कंसीडर प्राइसिंग इज द वेरिएबल कॉस्ट, द फिक्स्ड कॉस्ट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। इसको समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपके पास 2 ऑर्डर आए फॉर अ मंथ, और वो दोनों ऑर्डर का क्यूमुलेटिव जो यूनिट्स बन रहे थे वो 1700 बन रहे थे, 1700 बन रहे थे। ठीक है। फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट जो कि आपके प्लांट की रेंट है या प्लांट की बिजली का बिल है या लोगों की सैलरीज हैं, वो आप 1000 यूनिट अगर प्रोड्यूस करें ना तो आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। 1000 यूनिट से नीचे आप लॉस में, 1000 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर भी आप प्रॉफिट में। ठीक है। 1000 यूनिट तक आपको ब्रेक इवन अचीव करना है। आपके पास कोटेशन, आपके पास ऑफर आई है कि आपको 1700 यूनिट मिल जाएंगे 2 ऑर्डर के, बट आपको अच्छी प्राइसिंग ऑफर करनी है। ठीक है। नॉर्मली ब्रेक इवन से पहले या ब्रेक इवन तक आपकी प्राइस है $10, और $10 के अंदर $60 है आपका फिक्स कॉस्ट का वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट, और $3 है फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट। ठीक है। $3 आप एक्सक्लूड कर सकते हैं अगर आप 1000 यूनिट से ज्यादा बनाए। ठीक। तो आपको ऑर्डर आया है 1700 यूनिट का, इसको कैलकुलेट करना है। आपने कहा कि यार 1000 यूनिट जो है ना ये तो मेरा ब्रेक इवन है, और 1000 यूनिट तो मैं $10 से नीचे बेच नहीं सकता, अगर $10 से नीचे बेचूंगा तो नुकसान में बेचूंगा। ये हो गए $10,000। ठीक है। बट अगले जो 700 यूनिट हैं इसमें मैं $3 का फैक्टर हटा सकता हूँ, और इन $3 के अलावा मुझे सिर्फ $60 का फैक्टर डालना है। मीन्स $60 के अंदर ये प्रोडक्ट मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगी। तो 700 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 4900 आते हैं। तो टोटल 1700 यूनिट अगर मुझे किसी को बेचने हैं, या टोटल 1700 यूनिट बेचने हैं, तो आई कैन ऑफर प्राइसिंग ऑफ $14,900, दैट कम्स टू $8.76 पर यूनिट। इस तरीके से आई कैन गेट द ऑर्डर। मैं कस्टमर को ऑफर कर सकता हूँ कि द लीस्ट आई कैन ऑफर, द मिनिमम आई कैन ऑफर इज $8.76। $8.76 मेरी आपको प्राइस है अगर आप मुझसे 1700 यूनिट लेते सर जब हम कॉस्टिंग करते हैं तो कभी ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाती है, तो उसको हैं। कैसे डील करेंगे इस केस में? इस केस में थोड़ा सा मुझे ओवर या अंडर एजम्पशन बताएं तो मैं आपको इसका जवाब बेहतर अजम्पशन तरीके नहीं, से। एब्जॉर्प्शन। जी, एब्जॉर्प्शन बताइए अगर आप मुझे सर बताएं। ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाती है कि कभी जो होते हैं ना आपके जो ओवरहेड्स होते हैं वो ज्यादा आकर होते हैं, और कभी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम होते हैं। वो उसका फॉर्मूला होता है ना ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करने का। हाँ, लेकिन मैंने तो इसको बहुत सिंपलिस्टिक रखा है कि यार अगर $10 तक भी बेचता हूँ ना तो मुझे कोई नुकसान नहीं है।
हाँ, ओवर एंड अंडर अब्जॉर्प्शन जो आप कह रही हैं वो है, फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्शन चला रहे हैं, आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप प्रोडक्शन चला रहे हैं और आपने सारी कैलकुलेशन की हुई है कि आपकी यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी है, मींस कि इलेक्ट्रिक आपको यूटिलिटी दे रही है और आप इससे अपना प्लांट चला रहे हैं। अचानक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आ गया लाइट का और आपको जनरेटर चलाना पड़ा। डीजल पे जो आपका एक यूनिट है वो 50 रुपए का पड़ता है और के इलेक्ट्रिक पे एक यूनिट है जो 25 रुपए का पड़ता है। तो इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस आपने एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अगर इस केस के अंदर मेरे से जो अभी हमने केस डिस्कस किया उसके अंदर ऐसी ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन आ जाएगी तो वो अल्टीमेटली आपका लॉस बन जाएगा। आप बेच तो रहे हो, आपके हिसाब से आप बेच प्रॉफिट पर रहे होंगे, बट वो प्रॉफिट पे नहीं, आप लॉस पे बेच रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट 7 रुपए है ना, वो वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट 7 से बढ़ के हो सकता है 10 रुपए हो जाए। हमने डिस्कस किया कि वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट 7 रुपए और फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट 3 रुपए, टोटल बनता है 10। लेकिन अगर ओवर एब्जॉर्प्शन आ गई और आपको इसके अंदर नुकसान उठा तो हो सकता है आपका टोटल पर यूनिट प्राइस जो आप 10 रुपए रख रहे हैं वो आपको पड़ ही 12 रुपए का रहा हो। तो इस केस के अंदर जहां पे मैं 2.67 का इसको डिस्काउंट दे रहा था, वहां ये प्रोडक्ट मुझे 2 रुपए नुकसान पे मिल रही है। इसका मतलब है कि मैं टोटल 4.67 पर यूनिट नुकसान कर रहा हूँ। इसको 1700 से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे इस टोटल और टोटल जो आपका ऑर्डर है इस पे 7,939 रुपए का नुकसान होगा। ठीक है। ठीक है सर। सर मैंने एक बात पूछनी थी। जी। सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, हम्म। सही है, अब वो ट्रांसपोर्टर्स हायर करती है, हम्म। तो वो अब उनको बोलती है कि आप हमें रेट दें हम्म। मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस के। अब वो 4 जैसे हैं फॉर सपोज ट्रांसपोर्टर ना, अब सबने अपने अपने रेट दिए सही है। और उसकी नीड है कोई 3 की ना, उसकी क्या कहते हैं प्रोडक्शन, क्या कहते हैं, उसका माल ज़्यादा है और उनको ट्रांसफ़र जल्दी जल्दी करना है, तो वो 3 ट्रांसपोर्टर हायर करने हैं उन्होंने। हम्म। अब वो क्या करते, अब वो ऐसे कर रहे हैं कि आपने अपने रेट दिए उनको, वो जिसका और जो कम रेट है ना वो आगे दूसरों को भेज देते हैं उन्हीं 4 के अंदर ना, हम्म। ताकि वो और कम करें। हम्म। तो ये इसमें क्या गलत, हाल है? गलत है ये। आप, अगर हम एथिक्स की बात करें तो ये गलत है। आप देखो, आप जो है ना, चारों को बिठाओ और चारों को बोलो कि आप अपने अपने रेट दो, ठीक है, और वो रेट किसी को डिस्क्लोज नहीं करो। अक्सर होता क्या है कि आप किसी को फेवर देने के लिए ना उसको रेट बताते हो कि यार आपको पता है यार ये बंदा अच्छा है, इस बंदे के साथ मैंने काम करना है, ये बंदा मेरे साथ बहुत टाइम से काम कर रहा है, बट इस दफा इसके रेट हाई है। लेकिन कोई नया बंदा है जो मार्केट एंट्री करने के लिए आपको रेट दे रहा है कि यार आपकी कंपनी बस एक दफा एंटर हो जाऊं, एक दफा मैं वेंडर एनालिस्ट हो जाऊं, तो वो हो सकता है कभी कभार आपको कॉस्ट बेस पे रेट दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रांसपोर्टर है जो आपको कराची से इस्लामाबाद कंटेनर ले जाने के रेट दे रहा है 1,00,000 रुपए, जो कि आपका रूटीन ट्रांसपोर्टर है जिसके पैसे आपके पास फंसे हुए हैं, जो रूटीन में आपके साथ काम कर रहा है। बट एक ट्रांसपोर्टर है जिसको आपके पास एंटर होना है और उस एंटर होने के लिए वो कहता है कि ठीक है, मैं इस जो इस केस के अंदर या इस ट्रांजेक्शन के अंदर प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, मैं आपको 90,000 रुपए के रेट देता हूँ। आप वो 90,000 रुपए के रेट ले जाके अपने ट्रांसपोर्टर के सामने पटकते हैं कि देखो यार मुझे तो 90,000 के रेट मिले, आप ये काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। ये इथिकली गलत है, बट प्रोफेशनली लोग इस तरह करते हैं अपनी नेगोशिएशन टेक्निक, अपने नेगोशिएशन को विन करने के लिए। हाँ सर, ऐसा होता है तभी मैं आपसे पूछ रहा था। हाँ, नेगोशिएशन विन करने के लिए बहुत करते हैं लोग, लेकिन एथिकली ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इन दोनों की ना वैल्यू को जज नहीं कर सकते। वो बंदा जिसने आपको 90,000 दिए हैं उसका आपके पास कोई स्टेक नहीं है, कोई पुराने बिल नहीं फंसे हुए, कोई पुरानी उसके पास, आपके पास कोई पुरानी इनवॉइस नहीं फंसी हुई, ठीक है। वो आपके पास पैसा नहीं लगा के बैठा। जो पुराना ट्रांसपोर्टर है वो आपके पास 1-1.5 करोड़ रुपए फंसा के बैठा हुआ है, आपके साथ रूटीन में काम कर रहा है, आपसे बिलिंग में निगोशिएट नहीं कर रहा, आपसे बिलिंग में झगड़े नहीं कर रहा। तो आपको, हाँ ठीक है, आप उसको बैठाओ, बताओ कि यार आपसे कम रेट मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत आप डिस्काउंट दो ताकि मैं बात आगे कर सकूं। और आप जो नया एंट्री है उसको भी टाइम दो, उसको भी ऑफर दो कि हाँ यार आपने अच्छे रेट दिए, बट आप जो है वो क्वालिटी मेंटेन करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मैं प्रोडक्ट जो है वो आपको दे दूं और पता चला मेरी प्रोडक्ट डिटोरेट हालत में पहुंचे या ठीक तरीके से पहुंचे ही ना। है ना? आप क्लियर हुई? यस सर, मैं हो गई। गुड।
फिर आता है क्रिएटिव प्राइसिंग। क्रिएटिव प्राइसिंग के अंदर आप जो काम करते हैं, जो तरीका बाय द इस्तेमाल। वे मार्जिनल में हम ओवरहेड्स एब्जॉर्ब नहीं करते। जी जी। सर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, फिर से बोलिएगा एक मिनट। सर हम मार्जिनल कॉस्ट उसमें जो है ना वो नहीं करते हैं, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब नहीं करते हैं रेट निकाल के, नहीं, डायरेक्ट ओवरहेड्स लिखते हैं। एब्जॉर्ब तो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि मैं तो एंटिसिपेशन में दे रहा हूँ ना। मैंने तो ये कहा कि ये 1700 यूनिट का ऑर्डर मिलेगा तो मैं 8.67 ऑफर करूंगा, ठीक है। ये तो मुझे पता कब चलेगा, जब मैं ईयर एंड पे अपनी कॉस्टिंग कर रहा हूँ या मेरा मंथ एंड के बाद पीएनएल बन रहा होगा, तो मुझे पता चलेगा कि असल में तो जो मैंने प्राइस ऑफर की थी उस प्राइस से ज्यादा मुझे नुकसान हो गया इस प्रोडक्ट को बनाने में। क्योंकि जब भी आप किसी को प्राइस ऑफर कर रहे हो तो वो तो आप एंटिसिपेशन में ऑफर कर रहे हो कि यार ये एंटिसिपेशन है कि सब ऑर्डर वही आएगा। तो बोल रही हूँ, आप एंटिसिपेशन में ऑफर कर रहे हो। जब आप मार्जिनल के जाते हो, मार्जिनल करते हो जब आप, हम्म। तो आप जो है ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन नहीं करते हो, क्योंकि आपने एक फिक्स्ड ओवरहेड्स निकाल ली है। सही हम्म। है, तो आप वेरिएबल ओवरहेड्स को फिर नहीं देखते हो। मतलब आप उसका अमाउंट ही इतना निकालते हो कि वो वेरिएबल ओवरहेड्स भी उसमें आ ही जाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ कि मैं एक कंपनी हूँ और मुझे प्राइसिंग देनी है किसी कस्टमर को, ठीक है। और मैं प्राइसिंग दे रहा हूँ मार्जिनल कॉस्ट की बेसिस पे, ठीक है। जब वो ऑर्डर मेरे पास आएगा, ऑर्डर मेरे पास आ गया, सपोज मेरे केस में 1700 का यूनिट का ऑर्डर मिल गया। अब क्या होगा? अब मैं उस प्रोडक्शन को रन करूंगा, उस प्रोडक्शन को चलाऊंगा। 7+3 के अंदर मैंने काफी हद तक इन सब चीजों का बेनिफिट तो रखा है कि हाँ यार, 7+3 के अंदर मैं इन सारी चीजों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता रहूंगा। क्या 7+3 के अंदर मैंने ये भी रखा है कि अगर 1 घंटा रोज जनरेटर चलेगा तो भी एब्जॉर्ब है। लेकिन अगर कोई कोई एक्स्ट्रा चीज आ गई, कोई एक्स्ट्रा, कोई इंश्योरेंस कवरिंग देनी पड़ी मुझे, या कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई कि जो कि मैंने एंटिसिपेट ही नहीं की थी, उस केस में क्या होगा ना, ये बताना। सर प्रोविजन। नहीं, कित प्रोविजन तो एक हद तक रखोगे ना, ऐसा तो नहीं है सर हर प्रोडक्ट में। प्रोविजन क्रिएट करते हैं ना, कि अब देखें अब कंपनी है, आपके पास कंपनी है, सही है। आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सही है, आपको पता है आप गारंटी दे रहे हैं, सही है। अब गारंटीज का आप प्रोविजन रखते हैं, सही है। गारंटी आप 100 सपोज करें कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास गारंटी के चार्जेस ये होंगे कि आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर वो डिफेक्टेड है तो उसकी हाफ प्राइस आप रिटर्न करेंगे, सही है। पर अगर प्रोडक्ट वो फुल्ली डिफेक्टेड, मतलब जो है वो डिलीवर हुई है कस्टमर को एंड वो यूज में नहीं है, तो इन केस वो कस्टमर क्लेम कर सकता है। चलो, आप जो गारंटी दे रहे हो वो आप अंदर उसके पार्ट्स की दे रहे हो, बट वो जो सारी प्रोडक्ट वो क्लेम करेगा तो आप उसका भी प्रोविजन बनाते हो। अच्छा, ठीक है। कितने कितने हद तक बनाते हो? पूरे पूरे ऑर्डर का तो नहीं बना सकते ना? सर प्रोविजन आप बनाते हो, फिर जो होती है ना, फिर होती है कॉस्टिंग। तो प्रोविजन, फॉर एग्जांपल आपके पास पूरा पूरा प्रोडक्ट आया, पूरा पूरा प्रोडक्ट जो आ गया, तो आप अब देखें उस फेज में आपने प्रोविजन तो क्रिएट किया पर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हम्म। सही है। तो जब हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं ना, प्रोविजन आप देखेंगे कि हम जो है ना प्रोविजन का एक अलग अकाउंट बनाते हैं कि भाई प्रोडक्ट की कॉस्ट 2 लाख है, 2 लाख का मैं प्रोविजन बनाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई बंदा आके, मतलब मेरा प्रोडक्ट किसी को सही डिलीवर नहीं हो, हम्म। तो वो जो प्रोविजन बनता है ना, तो वो बैलेंस शीट में एक्सपेंस आउट होता है। नहीं हाँ, आया, वेल एंड गुड है, आपकी प्रॉफिट, आपकी कंपनी और प्रॉफिट में जा रही है। आ गया बिल्कुल तो आप उसके लिए रेडी होते हो मेंटली। बिल्कुल। इसी तरीके से हमारे केस के अंदर ना, जो हम जैसे अपने मैकडॉनल्ड्स की मेंटेनेंस करते हैं ना, इसको प्रोरेटेड डेटा कहते हैं। कि हम जो एक्सपेंसेस आने वाले होते हैं ना, उसको पूरे साल में प्रोरेट कर देते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ये प्रोरेट हो जाते हैं कि हाँ यार, इतना खर्चा आया, इतना प्रोरेट हो गया। लेकिन मिनिमम केसेस में, एक या दो केसेस में साल के, ऐसा भी होता है कि आप प्रो रेट से आगे निकल जाते हो। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि यार ये जो मेरी कॉफी मशीन है, इस पे साल पे 12 लाख रुपए का खर्चा आएगा। बट अचानक ही डॉलर प्राइस 10-20 रुपए शूट कर गया, सारी प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रही है, वो 12 लाख का खर्चा 16 लाख पे चला गया। ये मुझे पता कब चलेगा? पता तब चलेगा जब ईयर एंड पे मैं वो सारे एक्सपेंसेस प्रो रेटेड डेटा में से निकाल रहा हूँ। प्रो रेटेड में से, प्रो रेट के हेडर पे वो सारे एक्सपेंसेस चार्ज कर रहा हूँ।
आप जो एब्जॉर्प्शन की बात करें ना, आप बिल्कुल एक्यूरेट बात कर रही हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। लेकिन कंपनीज के अंदर या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये एक फ्लॉ है कि ये जो प्रोविजंस होते हैं ना, इनको चेंज या एब्जॉर्ब करते हैं ईयर एंड पे, जहाँ पे आप अपना पूरा P&L क्लोज कर रहे हो। आप कह रहे हो क्या, मैंने प्रोविजन का एक बजट रखा है या प्रोविजन का एक हेडर रखा है जिसमें सपोज 1 करोड़ रुपए रखे हैं, और इस 1 करोड़ रुपए को पूरे साल में मैंने प्रोविजन ही देने हैं, मैंने सिर्फ वारंटी की क्लेम करनी है, मैंने सिर्फ यही करना है। जब साल के एंड पे आपको, और आप रूटीन में प्रोविजन चला रहे हो, रूटीन के अंदर सर लोगों को साल वारंटी की दे रहे हो। बात नहीं करी ना, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। तो आपने डिस्पैच किया अपना प्रोडक्ट हम्म 15 को, हम्म 17 को आपके पास क्लेम आ रहा है कि भाई ये जो प्रोडक्ट था हम्म नो यूज, मतलब इसका कोई है ही नहीं, वो चल ही नहीं रहा। ठीक है। वारंटी क्लेम आ गया आपके पास जी पूरा आ पूरा। गया, जी आ गया। ईयर एंड कहाँ पे हुआ या मंथ एंड कहाँ पे हुआ है यहाँ पे? नहीं, आपको आपका ये प्रोविजन रियलाइज हो गया वो। ठीक है, प्रोविजन ये जब रियलाइज आपने होता है तो हम बुक आप करते कह हैं। रही हैं कि एक प्रोडक्ट का रिटर्न आया है ना, मैं कह रहा हूँ वो पूरी शिपमेंट रिजेक्ट हो गई। एक्सपोर्ट के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि पूरी शिपमेंट रिजेक्ट हो जाती है, फिर क्या होगा? क्या आपने उसका भी प्रोविजन रखा होगा? सर आप जब आप अपने बिजनेस में ऐसे लॉसेस ऐसे प्रोविजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप रखेंगे ना नहीं प्रोविजन। करते ना, ऐसे कौन एक्सपेक्ट करता है? ऐसा तो ऐसा थोड़ी होता है, एक पूरी शिपमेंट सर का आपने प्रोविजन। अभी तो बोला, आपने अभी बोला आप अभी अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। आपने अभी बोला कि पूरी पूरी शिपमेंट कभी कभी चेंज हो जाती है, तो आप एक्सपेक्ट रिजेक्ट हो कर रहे हैं ना। जाती है, लेकिन प्रोविजन नहीं रखते इसका। ये सोच के थोड़ी बनाते हैं कि ये रिजेक्ट हो जाएगी। हो जाती है रिजेक्ट, किसी भी वजह से रिजेक्ट हो जाती है, माइनर डिफेक्ट की वजह से रिजेक्ट हो जाती है। वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एक्सपेक्टेशन है ना, तो प्रोविजन हम नहीं नहीं एक्सपेक्टेशन के नहीं नहीं बेसिस ना, पे तो बनाते रियल हैं। टाइम में ऐसा नहीं होता, इतनी एक्सपेक्टेशन के साथ प्रोविजन नहीं रखते। रखते हैं प्रोविजन, 10-20% का मार्जिन रखते हैं, 50% का मार्जिन रख लेते हैं कि चलो यार 50% रिजेक्ट हो जाएगी, 50% निकल जाएगी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप इसका भी प्रोविजन रखेंगे मेरी 100% रिजेक्ट हो जाए तो क्या होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा अगर होता तो सर आप 100% तो कंपनी भी वापस नहीं करेगी। करती है भाई। एक्सपोर्ट हंड्रेड रिजेक्ट हो परसेंट गई, नहीं करेगी। आप ये भी कहते हैं कि आप प्रोडक्ट नहीं। भी रखें, पैसे भी रखें, हम आपको अगली शिपमेंट भी भिजवा रहे हैं, ऐसा भी होता है। सर आप क्या? फिर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, आप पूरी मैं आप नहीं नहीं, आपकी शिपमेंट की बात कर रही मैं हूँ, आप आपको कह रहा प्रोडक्ट हूँ कि आपने आपने अभी यहाँ से प्रोडक्ट की जर्मनी, बात की। आपने यहाँ से जर्मनी भेजा सामान, ठीक है। जर्मनी पहुंचने के बाद जब वहाँ क्यूसी इंस्पेक्ट हुआ, तो आपकी पूरी शिपमेंट उन्होंने आपको पता है क्वालिटी जो चेक होती है, वो आपको पता होगा कि सैंपल बेस्ड चेक होता है, पूरा पूरा शिपमेंट पूरा पूरा जो है शिपमेंट चेक नहीं होता। आपने क्वालिटी की बेस पे कहा, और क्वालिटी की बेस पे आपका पूरा शिपमेंट रिजेक्ट हो गया जर्मनी के अंदर। अब वहां से आपको रिकॉल आया कि या तो आप इस प्रोडक्ट को वापस मंगवाएं, हम आप तो, और आप सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को या सिर्फ अपनी मार्केट से को रखने के लिए आप ये क्या करते हैं, आप कहते हैं कि ठीक है सर आप पूरी शिपमेंट रखें, हम आपको शिपमेंट की रिप्लेसमेंट भी भिजवा रहे हैं, और आप पैसे भी ना दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अक्सर उस प्रोडक्ट को रिकॉल करना या उस प्रोडक्ट को वापस बुलाना उस प्रोडक्ट को बनाने से ज्यादा महंगा पड़ता है। और आपकी लेकिन लेकिन जी, सर लॉस में चलेगा ना। 100% लॉस में, आप 200% लॉस में भी वो प्रोडक्ट बेच रहे होते। ये तो डबल लॉस हुआ। जी हमजा, आपने रिजाइन किया था। मैं ये कह रहा था सर एक अलग क्लास रख लेगा अब इनके साथ। बिल्कुल। नहीं अच्छा है यार, बहुत पॉजिटिव जो है वो बात हो रही है, तो अच्छी बात नहीं है। सही बात। अच्छा, ट्रांसफर प्राइसिंग, नैना आप थोड़ा सा मुझे ट्रांसफर प्राइसिंग बताएंगी? नैना, आपको आवाज आ रही है? जी जी सर। सर आ रही है। मिस नैना को नहीं आ रही आवाज? जी सर आ रही है, जी आपकी सर आ आवाज़ रही तो है, आ रही आपकी है। आवाज तो आ रही है। हमजा, आप ट्रांसफर प्राइसिंग बताएंगे? सर अब हमजा को भी नहीं आ रही। हाँ, तला जोर से बोलो। जी सर। सर ये वो प्राइस होती है जिसपे दो पार्टीज ट्रांजैक्ट करती हैं एक दूसरे से, ट्रेड ऑफ और सप्लाईज और तला, लेबर बिटवीन डिपार्टमेंट। जी, अक्सर कंपनीज क्या करती हैं कि एक प्रोडक्ट जो है वो सेमी फिनिश फॉर्म में दूसरे को बेचती हैं। ठीक है, मैं बेल्टेक्सको में था, तो बेल्टेक्सको के अंदर ये होता था कि जनरली एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट, एक ही फैक्ट्री के अंदर, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर
डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट चीज़ों को सेल होती थी। फॉर एग्जांपल वहाँ पे ना ग्लव्स बनते थे, तो ग्लव्स का निटिंग डिपार्टमेंट वीविंग डिपार्टमेंट से ग्लव्स खरीदता था, फिर निटिंग डिपार्टमेंट उसको बनाने के बाद जो है कलरिंग डिपार्टमेंट को बेचता था, कलरिंग डिपार्टमेंट बनाने के बाद पैकिंग डिपार्टमेंट को बेचता था। इस तरह की प्राइसिंग ट्रांसफर प्राइसिंग कहलाती है। नैना, आप का इंटरनेट का इशू हो गया था? यस सर, मेरा इंटरनेट का हो गया था। जी जी, आप जरा ट्रांसफर प्राइसिंग थोड़ा सा बताएंगे प्लीज। ट्रांसफर प्राइसिंग वो होती है जो एक बिजनेस की जो डिवीजन होती है प्राइसिंग की, वो एक अनदर डिवीजन को कितनी प्राइस में ऑफर कर रहा है, राइट? बिल्कुल। सर होता ये क्या है अकाउंटिंग से आप एक्सपोर्ट टर्म्स बताएं। जी जी, सर क्या ये कह रहे? अकाउंटिंग टर्म्स से आप एक्सपोर्ट टर्म्स बताएं। हाँ, एक्सपोर्ट टर्म में ये होता है कि जैसे एक कंपनी है जिसके मल्टीपल डिविजन्स हैं मल्टीपल कंट्रीज में, और वो बनाते क्यों हैं या वो इस तरह के डिविजन्स बनाते क्यों हैं, उनके उनकी कुछ बेसिक मसले होते हैं या बेसिक इश्यूज होते हैं। बेसिक इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला इशू होता है ड्यूटी कॉस्ट। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप एक कंट्री से प्रोडक्ट बनवा के फिनिश प्रोडक्ट अपनी कंट्री में इंपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कंट्री के अंदर फिनिश गुड की इंपोर्ट पे या फिनिश प्रोडक्ट की इंपोर्ट पे कम ड्यूटी है। ठीक है, या आपकी कंट्री में इनकम टैक्स बहुत हाई है, तो आप जो है उस अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में ये अपनी प्रोडक्ट बनाना ट्रांसफर कर देते हैं, सेमी फिनिश प्रोडक्ट को बना के ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, या आप डिविडेंड रेपुटेशन करते हैं। ये होता क्यों है, ये करते क्यों है? मैं इसकी एग्जांपल आपको हीनो पार्क से समझाने की कोशिश करूंगा। हीनो पार्क पाकिस्तान के अंदर ट्रक्स बना रहा था, बट they were manufacturing majority of their trucks for Hino Park Japan। वहां से बना बनाया इंजन यहाँ आता था, और यहाँ पे इंजन फिट करके वो पूरी प्रोडक्शन यहाँ करते थे। इंजन वहां से आता था, इंजन वहां से यहाँ से बना के पूरा फिनिश तक वापस भेजते थे। ये ट्रांसफर बिटवीन डिपार्टमेंट या बिटवीन कंट्रीज क्यों होता है? टैक्सेस बचाने के लिए, या आपका अगर एक जगह पे प्राइसिंग आप नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे। फॉर एग्जांपल इनो पार्क ने देखा कि यार पूरी ट्रक को जो फैब्रिकेट करने की या पूरे ट्रक को बनाने की जो प्राइस है वो मेरी कंट्री में बहुत ज्यादा है, बट अगर मैं इसको ही सेमी फिनिश फॉर्म में बनवाऊं और सेमी फिनिश फॉर्म में मंगवा के अपने पास से उसको फिनिश करके बेचूं, तो इसकी प्राइस डिफरेंट हो जाएगी। इसी तरीके से आप जब नहीं थी, मैं ये डिस्कस कर रहा था कि मैं जब बेल्टिस्को में था माइडास सेफ्टी में, वहां पे ये होता था कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को पूरी पूरी प्रोडक्ट सेमी फिनिश फॉर्म में बेचता था। फॉर एग्जांपल मैं ग्लव्स वहाँ ग्लव्स बनते हैं बेल्ट एक्सपो में ज्यादातर, तो ग्लव्स के अंदर ये होता था कि निटिंग डिपार्टमेंट पूरा प्रोडक्ट जो है वीविंग डिपार्टमेंट को बेचता था, वीविंग डिपार्टमेंट पूरा प्रोडक्ट फिनिश गुड डिपार्टमेंट को बेचता था, फिर पैकेजिंग डिपार्टमेंट को भी बेचा जाता था। ये ट्रांसफर क्यों किया जाता था? ताकि आप जो है ये इंट्रा कंपनी ट्रांसफर होता है, इंट्रा कंपनी एक ऑपरेशन यूनिट से दूसरे ऑपरेशन यूनिट में भेजा जाता है, और इसके अंदर सब्सिडीज हासिल करने के लिए, मार्केट कंडीशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए, या गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन के साथ ट्विक्स एंड ट्रेंड्स करने के लिए आप ये ट्रांसफर प्राइसिंग करते हैं। क्या आप ये दिखाते हैं कि मैंने सारा प्रोडक्ट उस यूनिट को सेल कर दिया, फिर वो यूनिट इसके अंदर वैल्यू ऐड करता है और फिर आगे सेल ऑफ करता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। तो फिर स्टेप्स इन प्राइसिंग है कि आपने प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर दिए, मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स एनालाइज कर दिए, कॉस्ट कैलकुलेट कर दी, इंसेंटिव्स कैलकुलेट कर। इंसेंटिव्स कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सेल्स बेस कंपनी है और सेल्स बेस टारगेट बना रहे होते हैं, तो आपको इंसेंटिव्स कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इंसेंटिव कितने देंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम ग्लोबल प्राइसिंग में। ग्लोबल प्राइसिंग जो है वो मार्केटिंग मिक्स है जिससे सर आप जो है ट्रांसफर प्राइसिंग रिपीट कर देंगे थोड़ा, एक्चुअली आपकी आवाज कट रही थी। जी जी, ट्रांसफर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी या ट्रांसफर प्राइसिंग होती क्या है? ये बेसिकली एक कंपनी के ऑपरेशन या सेल्स यूनिट से किसी और कंपनी के किसी और कंट्री के अंदर उसी कंपनी के सेल्स यूनिट पे प्रोडक्ट को ट्रांसफर किया जाता है, और इंट्रा कंपनी प्राइसिंग या ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं। इसको करने की वजह क्या है? इसको करने की वजह ये है कि ताकि आप जो है अल्टीमेट प्रॉफिट एब्जॉर्ब कर सकें। फॉर एग्जांपल आपकी कंट्री के अंदर वो प्रोडक्ट टेक्निकली तो साउंड है, टेक्निकली आप उस कंट्री के अंदर साउंड है, टेक्निकली आप उस कंट्री के अंदर बना के बेच सकते हैं, लेकिन आप उस कंट्री के अंदर पूरी प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट को जब बना के बेचते हैं,
तो आपको बहुत महंगा पड़ रहा है और आप उस प्रोडक्ट को फिनिश गुड के जरिए इस कंट्री के अंदर नहीं बेच पा रहे या उस कंट्री के अंदर आपको प्रॉफिट अचीव नहीं हो रहा, तो आप क्या करते हैं कि आप जो है किसी और कंट्री के अंदर उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं, फिनिश गुड नहीं बनाते वहां भी, वहां पे आप उसको बेचते हैं, सेमी फिनिश फॉर्म में वो रेडी होकर आपकी कंट्री वापस आता है। वहां पे आप सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू ऐड करते हैं या पैक करते हैं या उसके अंदर जो है वो फिनिश फॉर्म में या उसको असेंबल कर लेते हैं और फिर बेचते हैं। ऐसा अगर आपने कोई सिस्टम बनाया हुआ है तो इस सिस्टम को ट्रांसफर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं कि आप 3-4 डिफरेंट सेल्स पॉइंट से गुजार के 3-4 डिफरेंट सेल्स तरीकों से गुजार के इसकी टोटल कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर आप ड्यूटी कॉस्ट को कोशिश करते हैं कि ड्यूटी कॉस्ट एब्जॉर्ब हो जाए, या आप इनकम टैक्स या हाई टैक्स कंट्रीज के अंदर हैं और तो आप इनकम टैक्स रिड्यूस करने के लिए ऐसा करते हैं कि आपकी कंट्री में चूंकि पैसा नहीं आएगा, आपको वहाँ इनकम नहीं देनी होगी, किसी और कंट्री के अंदर आप बेच ले जाके उसको फिनिश करते सर हैं। जो लार्ज एमएनसीज होती हैं वो जो है वो जी टैक्स, सर वो जो लार्ज एमएनसीज होती हैं वो जी टैक्स को डिसाइड करने के अलग अलग वो ढूंढती है ना, बिल्कुल बिल्कुल वेज बिल्कुल। ढूंढती हैं और वो ऑडिट में भी कुछ करवाती है ना। बिल्कुल इसीलिए करवाती हैं क्योंकि इस ट्रांसफर प्राइसिंग से वो इस टैक्स बेनिफिट को एब्जॉर्ब करवाना चाहती हैं, टैक्स बेनिफिट मैक्सिमाइज करवाना चाहती हैं। उन्होंने देखा कि यार सर हमें टैक्स, तो सर एक बात तो बताएं सर, जब टैक्स बेनिफिट मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, मिनिमाइज बोला ना सर आप? जी जी, टैक्स बेनिफिट मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, टैक्सेशन मिनिमाइज। सर इनकम बेनिफिट मैक्सिमाइज करेंगी ना? टैक्स बेनिफिट भी लेती हैं कंपनीज बहुत सारी, जो सेल्स टैक्स एब्जॉर्ब कर सकती है ना जो कंपनीज, वो टैक्स बेनिफिट भी बहुत एब्जॉर्ब करवाती है। सर कैसे एब्जॉर्ब ओके कर सकते हैं? सर, पर जैसे जब हम टैक्स ग्रुप टैक्स लेंगे तो वैसे भी हमें इनकम बेनिफिट होगा क्योंकि इनकम बेस्ड वो होती है, टैक्स होती है, नहीं 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 नहीं, लेकिन इनकम बहुत बेनिफिट टैक्स। बहुत जगह पे सेल्स टैक्स एक डिफरेंट सिनेरियो मैं समझाता हूँ। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर जो है ना, आप 17% टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, आपको 5% टैक्स चार्ज करना है जो कि नॉन क्लेमेबल है। अब क्लेमेबल और नॉन क्लेमेबल टैक्स होता क्या है, मैं आपको मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल से समझाता हूँ। मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान में होता क्या है, जब हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो प्रोडक्ट को सेल करते वक्त हमें सेल्स टैक्स कलेक्ट करना है, ठीक है, और वो हम कस्टमर से चार्ज करते हैं। कस्टमर हमें सपोज 100 रुपये देता है तो उस पर 17% सेल टैक्स इंक्लूडेड होता है, ठीक है, ये आ गया टैक्स। अब एक तरीका तो ये कि ये सारा का सारा टैक्स हम गवर्नमेंट को जमा करा दें, ठीक है, 17% आपसे चार्ज किया और 17% गवर्नमेंट को जमा करा दिया, हमने 1 करोड़ की सेल की, उसका 17% निकाला और 17% गवर्नमेंट को जमा करा दिया, ये इजी पीजी वे। लेकिन ऐसा नहीं होता, होता क्या है, जब आप इम्पोर्ट्स कर रहे होते हो तो इम्पोर्ट करते वक्त भी आपको सेल्स टैक्स देना होता है जो कि एब्जॉर्बेबल होता है। तो होता क्या है कि हम जब इम्पोर्ट करते हैं उसमें जो सेल टैक्स हमें पे करना होता है ना, हम यहाँ से उसको एब्जॉर्ब करवा देते हैं कि हमने कस्टमर से सेल टैक्स लिया है, हमारे पास 1 करोड़ सेल टैक्स पड़ा है और हमें आपको 1 करोड़ सेल टैक्स देना है, तो ये नल एंड वॉइड हो गया। इस तरीके से सेल्स टैक्स को एब्जॉर्ब करवाया जाता है। नहीं और सर, इस एक बात मुझे समझ में आई, हम्म, आप ये वापस बताइएगा एब्जॉर्ब वाला। सर आपने बाहर से जब इंपोर्ट करें तो आप क्यों सेल्स टैक्स देंगे? देना पड़ता है, इम्पोर्ट ड्यूटी पे सेल्स टैक्स देना पड़ता है। और अब आप एब्जॉर्ब सोचिए, कहाँ करवाते हैं आप? एब्जॉर्ब कराते हैं जब कस्टमर को बेच रहे होते हैं। तो फिर जो वो वाला हो गया इम्पोर्ट वाला। हाँ, अब सपोज आपको इसमें सरप्लस मिला तो आपको बेनिफिट मिला ना, आपने ज्यादा सेल टैक्स लिया और आपको कम सेल टैक्स जमा कराना है, तो डिफरेंस कहाँ गया, डिफरेंस आपकी जेब में गया ना। सर तो वो जो आपको इंपोर्ट पे सर आप सेल भर टैक्स तो देना दोनों पड़ा तरफ था, से। तो वो तो क्लेमेबल था ना। हाँ, लेकिन कैश बेनिफिट हुआ ना, आपको आपको जेब से नहीं देना पड़ा ना, आपने कस्टमर से लिया वहां जमा करा दिया, तो ये सेल्स टैक्स बेनिफिट हुआ ना आपको। सही है जवाब सर, है सही है नहीं सर। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, सर बताइए। इनकम टैक्स बेनिफिट हुआ ना? इनकम टैक्स तो सेकंड फेज में आया ना, सेल्स टैक्स बेनिफिट भी हुआ ना। इनकम ओके टैक्स तो इनकम पे आता है, इनकम जो हुई ना, इनकम तो आफ्टर आफ्टर सब चीजों के बाद जो इनकम सर होती है। टॉकिंग अबाउट ओवरऑल इनकम ऑफ अ कंपनी, नॉट अ टैक्स बेनिफिट। सर मैंने तो फिर आप लोगों को प्राइस उस हिसाब से रखनी पड़ती होगी ना कि आपको भी बचे ना कुछ। नहीं, प्राइस का सेल टैक्स से ताल्लुक नहीं है ना, आप 1 रुपये प्राइस रखें या 100 रुपये, सेल्स टैक्स आपने देना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप 100 रुपये रखें या 1000 रुपये रखें, सेल्स टैक्स नैना आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ओवरऑल इनकम ऑफ द कंपनी में फायदा होता है, तभी तो ये ट्रांसफर प्राइसिंग कर रहे होते हैं।
तभी तो आप नहीं देख सर, रहे वो हो। मैं ऐसे बोल रही थी कि जब हम टैक्स फाइल करते हैं तो हम इनकम टैक्स बेनिफिट उठाते हैं ना, तो उस पे हम उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते वो हैं ना कि बहुत लिमिटेड कस्टमर कंज्यूमर से हम ज्यादा ले हाँ लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक बहुत लिमिटेड स्कोप की बात हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कंपनीज का जो एमएनसीज का जो होता है ना, एमएनसीज क्या करती हैं कि सपोज एक जगह पे प्रोडक्शन बनाने पे उनको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है कि आप टैक्स फ्री है। अगर आप सपोज पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर ईपीजेड है, तो आप टैक्स फ्री में, कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा, बस आपने ईपीजेड में आके बनाना है। तो एमएनसी क्या करते हैं कि ऐसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ढूंढती हैं कि जहां पे जाके वो टैक्स बेनिफिट हासिल कर सके। टैक्स बेनिफिट का जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, वो इस तरह से यूज कर रहा हूँ कि बहुत सारी कंट्रीज अपने कंट्री के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए, अपनी कंट्री के अंदर अगर आप काम करते हैं, इनकी कंट्री के अंदर अगर रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो वो आपको टैक्स बेनिफिट देती है, मतलब टैक्स फ्री कर देती है आपकी प्रोडक्ट को। तो ऐसी जगह पे आप उसको सेमी फिनिश फॉर्म में भेजते हैं, वहां से फिनिश करवाते हैं और फिर वापस मंगवाते हैं, और फिर आप अपने लोकल कंट्री में बेचते हैं। इससे आप टैक्स बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। मैं ये समझाना चाहता हूँ। जी हमजा। समझ गया सर। ग्रेट। इंटरनेशनल प्राइसिंग की स्ट्रेटेजीज के अंदर हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया कि कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स, मार्केट फैक्टर्स, एनवायरनमेंट फैक्टर्स, और आपकी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो ज़्यादा क्रूशल है वो है सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। कि आप बेसिकली अपनी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपकी फाइनेंसिंग सोर्स क्या है। अगर आपकी फाइनेंसिंग सोर्स महंगी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज को ऐसा होता है कि अगर जो एमएनसीज होती हैं या जो किसी और कंपनी की सब्सिडी होती है ना, उनको इंटरनेशनल फंडिंग भी मिलती है। ऐसी फंडिंग के जरिए आप एक अच्छी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, एक सस्ती सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हासिल कर सकते हैं, जो कि ओवरऑल आपकी प्राइस को इम्पैक्ट करता है। ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स हम सिर्फ इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं या सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि ताकि आप प्राइस को मिनिमाइज कर सकें, प्राइस को अपने कस्टमर को मैक्सिमम ऑफर कर सकें। यहाँ पे कुछ मैनेजरियल इश्यूज भी आते हैं। अब ट्रांसफर प्राइसिंग एक मैनेजरियल इशू, एक और मैनेजरियल इशू है, वो है पैरेलल इंपोर्ट्स या ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट्स बहुत क्रूशल है और बहुत एक खतरनाक चैनल है किसी भी कंट्री के किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को हिट करने का। आपका प्रोडक्ट, आपका प्राइस बहुत महंगा हो सकता है कस्टमर के व्यू के अंदर, अगर उसी का सिमिलर प्रोडक्ट या वही प्रोडक्ट किसी और कंट्री का बना हुआ ग्रे चैनल के जरिए या ग्रे मार्केट के जरिए आपके पास पहुंचा है। आप एक्सपोर्ट की बेस पे, इसको आगे हम एक एग्जांपल से भी डिस्कस करेंगे, बट आप एक्सपोर्ट के लिए एक डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रखते हो, एक्सपोर्ट के लिए एक डिफरेंट प्राइसिंग रखते हो, और लोकल मार्केट के लिए एक डिफरेंट प्राइसिंग रखते हो। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट की प्राइसिंग रखते हो तो बहुत सारे लोग उसको ग्रे चैनल में एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रे चैनल में यूटिलाइज करते हैं। अब ये देखें, ये 1998 के अंदर जो है गैप था डिफरेंट प्राइसेस के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, कि 1.5 लीटर ऑफ कोका कोला बेल्जियम में $2.05 का था, फ्रांस में 1.05 यूरो का था, जर्मनी में इतने का था, स्पेन में इतने का, इटली में इतने का था। तो आप ये देखिए कि एक ही प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेम, बट हर कंट्री के अंदर डिफरेंट प्राइस का, डिफरेंट यूरो का। इसके अंदर वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमने यहाँ डिस्कस किए कि यार आपके जो भी फैक्टर आपकी प्राइसिंग को हिट कर सकते हैं, वो इस चीज को मैनिपुलेट करते थे। ठीक है, इसी तरीके से आप एक वोल्क्सवैगन को आप देखें कि आप ब्रिटेन में कितने की थी, फिनलैंड में कितने की थी, फ्रांस में कितने की थी। इस ये क्यों होता है? ये आप डिफरेंट एक्सपोर्ट प्राइसेस की वजह से होता है। जहां बन रही है, जहां मैन्युफैक्चर हो रही है, जहां इंपोर्ट हो रही है, जहां से एक्सपोर्ट हो रही है, हर जगह की प्राइसिंग डिफरेंट होती है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि यार ये एक एक्टिव मीन है अटेन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव का, कि कोई कंपनी है या कोई मार्केट है, कोई कंपनी है या कोई प्रोडक्ट है जो नई मार्केट में एंटर होना चाहती है या नई मार्केट को अचीव करना चाहती है, तो वो एक टारगेट मार्केट शेयर से आगे जाना चाहती है। टारगेटेड मार्केट शेयर, क्योंकि देखो हर कंट्री का एक लिमिटेड बाइंग परसेंटेज पावर होता है। आप इससे ज्यादा उस कंट्री के अंदर प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। आपको अगर अपनी सेल्स बढ़ानी है और अगर आपको अपनी सेल्स को एक हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट तक अचीव करवाना है, तो आपको एक्सपोर्ट करवाना जरूरी है, आपको न्यू मार्केट एक्सप्लोर करना जरूरी है। ठीक है, और ये आपका बिजनेस डिसीजन में होता है कि जहाँ पे आप जनरली एक्सेसिव इन्वेंट्री से जो कि आप बना चुके होते हो या जो आप बनाने वाले होते हो, उसको किसी और मार्केट में डंप करना चाहते हो, किसी और मार्केट में सेल करना चाहते हो, और
कंट्री के अंदर एज अ कंट्री आपके अंदर डिफरेंट ऑब्लिगेशंस होती हैं कि आपको इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना ही है, या आपको कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं, या आपको एज इंडस्ट्री ग्रो करना है तो आपको एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है। आप डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स की वजह से आप अपनी एक्सपोर्ट करते हो। फिर आता है आपका ग्रे मार्केट या पैरेलल इम्पोर्ट। इससे आपकी प्राइसिंग बहुत हिट करती है। इससे पहले हम ये देखते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारी कंट्रीज या बहुत सारी प्रोडक्ट आपको एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए दूसरी कंट्रीज में सेल करने का मौका मिलता है। आप एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन या तो बनाते हो या ऑलरेडी उसकी कोई एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन कि आपकी ही पेरेंट कंपनी से या आपके राइवल कंपनी की वजह से उस कंट्री के अंदर मिलती है, होती है, और आप उस कंट्री के अंदर आराम से एंटर होते हो। फॉर एग्जांपल चीज़ है, चीज़ की कुछ लोगों के पास एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के अंदर कि जो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीज़ मार्केट में फ्लोट कर सकते हैं। ऐसी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कोई भी नई मार्केट या कोई भी नई प्रोडक्ट मार्केट में एंटर हो सकती है। अब हम बात करते हैं ग्रे मार्केट की। मैन्युफैक्चरर ने बनाया प्रोडक्ट बायर के लिए, और बायर ने जो है ये प्रोडक्ट फ्रेट फॉरवर्डर को दिया कि यार आप जो है ये मेरी प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट कर दें, ठीक है। बट वो फ्रेट फॉरवर्डर एक्सपोर्ट करने के बजाय फेक पेपर वर्क भिजवाता है मैन्युफैक्चरर को, और उसी प्रोडक्ट को आपकी लोकल मार्केट के अंदर ही ग्रे चैनल के जरिए, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ड्यूटीज वेव ऑफ हो गई हैं, आप बहुत लेस ड्यूटी के साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और लोकल मार्केट में आपको बहुत सारी ड्यूटीज पे करनी है जब आप लोकल मार्केट में आ रहे हैं। तो ग्रे चैनल के जरिए आपकी सिमिलर आपकी प्रोडक्ट आपकी मार्केट में ही यूटिलाइज हो रही होती है। एक और तरीका है ग्रे चैनल का, वो क्या है, वो ये है कि आपकी ही प्रोडक्ट किसी और कंपनी में बन रही है, किसी और कंट्री में बन रही है। फॉर एग्जांपल मैं टैंक की आपको मिसाल दूंगा। जब हम टैंक पाकिस्तान में था तो टैंक पाकिस्तान के अंदर होता यह था कि हमारा कंपटीशन कौन बन रहा था, सबसे ज्यादा हमारा कंपटीशन बन रहा था हमारा ही मलेशिया मैन्युफैक्चरर। टैंक मलेशिया जो है वो लोकल मार्केट में अवेलेबल था, और लोकल मार्केट में बड़े हैवी अमाउंट में अवेलेबल था। हम ये परेशान थे कि यार हमारी सेल्स क्यों ड्रॉप हो रही है, हमारी सेल्स बढ़ क्यों नहीं पा रही है। हमें बाद में पता चला कि ग्रे चैनल्स के जरिए ड्यूटी पे किए बना हमारा प्रोडक्ट पाकिस्तान में अवेलेबल है, हमारा ही कंपटीशन, ठीक है। तो ग्रे चैनल्स आपकी प्राइसिंग को बहुत हिट करते हैं, आपकी सेल्स को बहुत ज्यादा हिट करते हैं, और सर अल्टीमेटली आप जी जी सर ग्रे चैनल इलीगल होते हैं? बिल्कुल 100% इलीगल। तो सर फिर आप लोग ने क्या करा सर उसको स्टॉप करने के लिए मलेशियन? सबसे पहले तो हमने ये देखा कि उसका चैनल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, ये आ कहाँ से रहा है, किस तरह से आ रहा है, ठीक है। जब वो क्लियर हुआ, समझ में आया, तो फिर सबसे पहले उसको ब्लॉक किया विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा, चूंकि ये डंपिंग की वजह से मिल रहा था, ये जो टेक्निक थी ना, ये डंपिंग थी कि मलेशिया उस प्रोडक्ट को उठा के बाहर फेंक रहा था कि यार मेरे मुल्क में नहीं होना चाहिए, किसी मुल्क में जाए। तो फिर उस डंपिंग को रोका टैंक ग्लोबल के जरिए। क्या ये डंपिंग जो है ना पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, वरना पाकिस्तान की लोकल मार्केट कभी भी फ्लरिश नहीं कर पाएगी टैंक। अच्छा अच्छा, सही सर। हाँ सर याद है सर, सब इम्पोर्टेड आता था एक टाइम बिल्कुल पे। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं प्राइस एस्केलेशन की। प्राइस एस्केलेशन हम किसको कहते हैं, हम प्राइस एस्केलेशन कहते हैं एडिट कॉस्ट को, जो कि इनकर होती है एक्सपोर्ट करने से। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपका कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग क्या है, आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सी कॉस्ट पेयर कर रहे हो। उसके अंदर आपके पास शिपिंग कॉस्ट है, इंश्योरेंस है, पैकिंग है, टैरिफ है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपकी सबसे बड़ी कॉस्ट है। फिर आता है टैक्सेस एंड टैरिफ, आप जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो वहाँ के जो लोकल ड्यूटीज, टैक्सेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं। फिर आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से जो है ना आपकी जो है प्राइसेस बढ़ती हैं, महंगाई से प्राइसेस बढ़ती हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे जो आपके रेगुलर कस्टमर होते हैं वो आपकी प्रोडक्ट खरीदना छोड़ देते हैं, और या तो सिमिलर प्रोडक्ट या लो एंड प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं। तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है आप आपकी प्राइस बढ़ाने के लिए। फिर आता है आपका मिडिल मैन। ये मिडिल मैन जो है ना, ये बड़ा ट्रिकी रूट है, लेकिन बहुत सारी जगह पे आप बगैर मिडिल मैन के, बगैर इनके प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर सकते, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते, या किसी कंट्री में इंपोर्ट ही नहीं करवा सकते, किसी मार्केट में ऐड ही नहीं करवा सकते। और मिडिल मैन का पावर कहीं 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 बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इस स्ट्रांग पावर की वजह से दे डोमिनेट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स वेजिटेबल्स में ये जो हमें एक्स्ट्रा प्राइसेस पे करनी पड़ती हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, ये इन मिडिलमैन की वजह से ही।
अगर ये मिडिलमैन, और मिडिलमैन क्यों है, क्योंकि हमारी जो सप्लाई चेन है वो ओवरऑल इतनी वीक है कि जो कि इस प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने में नाकाम हो जाती है अगर मिडिलमैन ना हो। ठीक है। अब हम बात देखते हैं कि ये छोटी सी एग्जांपल है कि आप इफेक्ट देखें प्राइस एस्केलेशन का व्हेन यूजिंग डिफरेंट रूट्स। ठीक है, सबसे पहला है डोमेस्टिक। क्या आपने डोमेस्टिक में प्रोडक्ट बनाया तो आपको ये प्रोडक्ट का रिटेल प्राइस पड़ रहा है $10.01। ठीक है, और इसमें आपका मार्जिन है $3.34। लेकिन आपने होलसेल इंपोर्टर होलसेलर से आपने बेचना शुरू किया जो कि डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहा है। जब आप फॉरेन, ये आप सब के सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये तीनों फॉरेन एग्जांपल में, आप डोमेस्टिक में उसको बेच रहे हैं $10.01 का, आपने $3.35 प्रॉफिट रखा है। लेकिन आपने पहला चैनल जो एक्टिवेट किया वो ये किया कि आपका होलसेलर है जो कि डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहा है, तो आपको सेल प्राइस मिली $14.64, 4.88 मार्जिन, 8% 4.88 के मार्जिन से। फिर आया कि जो इंपोर्टर है और उसके पास कम मार्जिन है, चैनल ज्यादा है, आपका प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, और फिर है कि आपके अंदर 10% कम्युलेटिव टैक्स टर्नओवर है, कि आप टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं अगर आप एक सेल्स को अचीव करें। यहाँ पे आपका प्रॉफिट $8.5 है। ये दिखाने की वजह क्या है, ये समझाने की वजह क्या है कि आप डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट चैनल्स को एक्टिवेट करके, एब्जॉर्ब करवा के और यूज करके डिफरेंट प्राइसेस अचीव कर सकते हैं, डिफरेंट जो है वो प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं यूजिंग सेम प्रोडक्ट, यूजिंग सेम, बट आपके पास सोर्सिंग अच्छी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे अपनी प्राइस एस्केलेशन को करवा सकते हैं, कैसे अपनी प्रोडक्ट को मैक्सिमम वैल्यू दिलवा सकते हैं। ठीक है, अब आखिर में हम बात करेंगे कि प्राइस एस्केलेशन को लोअर करने का क्या तरीका है। लोअर करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप मैन्युफैक्चर ओवरसीज करवाएं, लेबर कॉस्ट को कम से कम करवाएं। लेबर कॉस्ट को आप कम करवाएंगे, अल्टीमेटली प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी। जब प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी तो टैक्सेस, ड्यूटीज, टैरिफ कम होगी। हमेशा याद रखिएगा टैक्सेस, ड्यूटीज और टैरिफ जो हैं वो टोटल वैल्यू पे लगते हैं, ना कि एक एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे। आपकी वैल्यू अगर $1000 है तो $1000 के हिसाब से आपको टैक्सेस और टैरिफ देने, ना कि ये कि उस $1000 में आप एक प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं या 10। ठीक है, फिर आपके जो है ट्रांसफर प्राइसिंग के जरिए आप प्रोडक्ट को मॉडिफाई करें किसी और क्लास के अंदर फिट करने के लिए। ये सारी चीज़ें आप क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें आप करते हैं वीबॉक, जैसे पाकिस्तान का वीबॉक है, ऐसा हर कंट्री का अपना सिस्टम होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस का। आप अपनी प्रोडक्ट की क्लास लोअर या अपर करवाना चाहते हैं ताकि आप उस टैरिफ जोन से बच जाएं जो टैरिफ जोन आपको हिट करने वाला है। आप डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम करें, या फिर आप FTZ यूज करें, फॉरेन ट्रेड जोन, जहाँ यहाँ जैसे पाकिस्तान में कराची में EPZ है। तो ये था हमारा एक्सपोर्ट बेस्ड प्राइसिंग। अगर आपको इसमें कोई सवाल है तो मुझे बताइए। सर एक चीज आपने ऊपर बात की कि आप बाहर से बनवाते हैं अपना, ये फॉरेन आउटसोर्सिंग में आ जाएगा? ऑफ शोरिंग में आ जाएगा। ऑफ शोरिंग में है? हाँ, हमने 3 चीजें पढ़ी थी ना, ऑन शोरिंग, ऑफ शोरिंग और नियर शोरिंग, तो ये ऑफ शोरिंग में आ जाएगा। तो फिर आउटसोर्सिंग में क्या आएगा? वो भी तो फिर ऐसे ही होता है ना? आउटसोर्सिंग 3 तरह की होती है, ऑफ सोर्सिंग, ऑन सोर्सिंग और नियर शोरिंग। हमने 3 सर तरह की पढ़ी थी, ऑफ शोरिंग, नियर शोरिंग और, हाँ जी बताइए। सर ये डिफरेंस बता दें आप दोनों में, तीनों हमने, आउटसोर्सिंग। नहीं आउटसोर्सिंग तो है। आउटसोर्सिंग का तो मतलब ये है कि आप प्रोडक्ट को खुद नहीं बना रहे, किसी और से बना रहे। ठीक है, अब उस आउटसोर्सिंग में हमने 3 डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी थी, 3 डिफरेंट तरीके की आउटसोर्सिंग पढ़ी थी। एक ऑफ शोरिंग था, एक नियर शोरिंग था, एक ऑन शोरिंग था। तो ऑफ शोरिंग ये है कि आप किसी और कंट्री में जाके, किसी और कंट्री जो कि आपसे बहुत दूर है, वहां जाके बनाएं तो ये ऑफ शोरिंग कहलाएगा। जैसे अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप चाइना में जाके बनवाएं तो ये ऑफ शोरिंग कहलाएगा कि आप किसी और कंट्री की बाउंड्री के अंदर बैठ के बनवा रहे हैं ना, अब वहाँ के टैक्सेस, ड्यूटीज, वहाँ के लोकल लेबर को यूज कर रहे हैं, तो ये ऑफ शोरिंग, आउटसोर्सिंग ही है। सही। सर एक चीज मैंने और पूछनी थी, सर ये कहाँ एडजस्ट होती है जो अक्सर पाकिस्तान में सर यहाँ रिश्वत चलती है? आप पोर्ट पे आपको आप चीज आई, आपकी आप क्लियरिंग एजेंट आ गया बीच में, आपका सब खाते हैं, तो बंदा ये कहाँ एडजस्ट करते हैं ये लोग, ये कंपनी लोग? इम्पोर्ट ड्यूटीज में। तो सवाल नहीं होता है FBR में? ब्राइब थोड़ी दिखाते हैं उसको।
देखो सर ऑफशोरिंग समझा दें। देखिए, आउटसोर्सिंग 3 तरीके की थी, ऑन शोरिंग, नियर शोरिंग और ऑफ शोरिंग। ठीक है, ऑन शोरिंग का मतलब ये था आप पाकिस्तान के अंदर ही हैं, कराची में आप प्रोडक्ट चाहिए आपको और आपने लाहौर से वो प्रोडक्ट बनवाई। अगर ये बनवाई तो आपने ऑन शोरिंग की, आपने एक ही मुल्क के अंदर डिफरेंट जो है वो सिटी को यूज करते हुए बनाए। फिर आती है नियर शोरिंग, आप पाकिस्तान के अंदर हैं और आप सपोज अफगानिस्तान में एक प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, आपको बहुत जल्दी वो प्रोडक्ट मिल सकती है, सिर्फ आपने बॉर्डर क्रॉस कराना है और आपने प्रोडक्ट मंगवा ली। ये है नियर शोरिंग। और आखिरी है ऑफ शोरिंग। ऑफ शोरिंग का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आप किसी और मुल्क में उस प्रोडक्ट को बनवा रहे हैं, ड्यू टू लेबर, ड्यू टू टैक्सेस, ड्यू टू ड्यूटीज या ड्यू टू रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, तो ये ऑफ शोरिंग कहलाएगी कि आप उस कंट्री से बनवा के वापस मंगवा रहे और अच्छा आउटसोर्सिंग सर। हम कंप्लीटली हैं। ये एक्सपोर्ट तीनों आउटसोर्सिंग ही है। करते हैं। आउटसोर्सिंग की 3 टाइप है। ये आउटसोर्सिंग की 3 टाइप्स है। सर ये मतलब कि ऑफशोरिंग आउटसोर्सिंग के अंदर फॉल करती है ना? जी जी, आउटसोर्सिंग के अंदर फॉल करती है। आउटसोर्सिंग की 3 टाइप्स हैं, ऑफ शोरिंग, नियर शोरिंग एंड ऑन शोरिंग। सर ऑफशोरिंग तो इन हाउस प्रोडक्ट्स के लिए होती है ना? नहीं, ऑफ शोरिंग का मतलब ही है कि आप अपनी कंट्री की बाउंड्री से निकल के दूसरी कंट्री की बाउंड्री में गए और वहाँ सर प्रोडक्ट इन बेच। हाउस प्रोडक्ट्स जो है आप अनदर कंट्री से बनवा रहे हो उसको ऑफशोरिंग करते हैं ना? आउटसोर्स प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं ना? आउटसोर्सिंग 2 तरीके की होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म आउटसोर्सिंग, एक होती है शॉर्ट टर्म आउटसोर्सिंग। शॉर्ट टर्म आउटसोर्सिंग कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग को, कि आपने थोड़े वक्त के लिए प्रोडक्ट बना ली। अगर मैं अपनी प्रोडक्ट 100% बाहर से बना रहा हूँ ना, तो ये आउटसोर्सिंग नहीं है, ये 3 पी है, थर्ड पार्टी सर्विसेज। इन हाउस प्रोडक्ट कोई मैं उनमें से किसी पार्ट को बाहर से बनवा रहा हूँ, यही आउटसोर्सिंग है मेरी। सर इन हाउस तो ऑफशोरिंग हो गई ना? इन हाउस तो आउटसोर्सिंग हुई नहीं ना। इन हाउस सर अगर इन आप बना हाउस प्रोडक्ट्स आप इन अदर कंट्री से बनवा रहे हैं हाँ, ये तो ऑफशोरिंग वो हो गई। और जी आउटसोर्सिंग वो होती है जब आप स्पेसिफिकली एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कंट्री को दे देते हो। जी, लेकिन आउटसोर्सिंग भी 3 तरीके की होती है। आउटसोर्सिंग में ऑन शोरिंग भी होती है। शोर देखो, इस ऑन शोरिंग, ऑफ शोरिंग एंड नियर शोरिंग का आउटसोर्सिंग से कंफ्यूज मत करो, ये तीनों हैं आउटसोर्सिंग ही। जो भी प्रोडक्ट आपने अपनी लिमिटेड बाउंड्री से बाहर बनवाई ना, तो वो आउटसोर्सिंग है। ठीक है, आप फैक्ट्री के अंदर नहीं बनवा रहे, फैक्ट्री की जगह किसी और जगह से बनवा रहे हो, उसका मतलब है ये आउटसोर्सिंग है। अगर फैक्ट्री के अंदर बन रही है तो ये इनसोर्सिंग है। ठीक है, अब आपकी प्रोडक्ट है पेन, पेन का कैप आप किसी और जगह से बनवा रहे हो, तो ये आउटसोर्सिंग हो गई। अब आउटसोर्सिंग की अपने 3 डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, 3 डिफरेंट टाइप्स है। एक है ऑन शोरिंग, इसका मतलब है आप अपनी कंट्री की बाउंड्री के अंदर ही किसी और से बनवा रहे हो, शहर के अंदर ही किसी और से बनवा रहे हो, मुल्क के अंदर ही किसी और से बनवा रहे हो, प्रोविंस के अंदर ही किसी और से बनवा रहे हो, तो दिस इज ऑन शोरिंग। ऑन शोरिंग मतलब आप अपनी कंट्री की बाउंड्री से बाहर नहीं निकले, लेकिन कोई और बंदा है कि जो स्पेसिफिकली ये काम बहुत अच्छा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी एचआर सर्विसेज या पेरोल सर्विसेज किसी और को देती है, तो ये आउटसोर्सिंग है और ऑन शोरिंग है। लेकिन अगर एचआर एंड पेरोल सर्विसेज आप अफगानिस्तान में या इंडिया में किसी को दे देते हो, तो वो नियर शोरिंग कहलाएगी। लेकिन अगर यही पेरोल एंड एचआर सर्विसेज आप चाइना में किसी को दे देते हो, तो ये ऑफ शोरिंग कहलाएगी। आप किसी और कंट्री की प्रीमिसेस यूज कर रहे हो अपनी प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप लोग का जो पेपर होता है हमजा, इसमें ये मैं आपको ये भी बता दें कि आप लोग का जैसे 1.5 घंटे का पेपर है, तो ये 9:30 से 11:30, 9:30 से 11 है ना, ये आपका 16 तारीख को। यस सर। पेपर में जनरली जो है वो टीचर अवेलेबल होता है ना आपका? यस सर, पहले 10 मिनट टीचर को जो भी बताना होता है वो बता देता है। आफ्टर 10 मिनट एग्जामिनेशन डिपार्ट अगर आप बताओगे ना तो आपके लिए भी वायोलेशन होगी और स्टूडेंट के भी वायोलेशन है। ओके, ठीक, थैंक यू। तो इसकी सर आप 20 मिनट पहले आ जाइए। हाँ सर, 20 मिनट पहले आ जाइए। यस सर, 20 मिनट पहले आ जाएगा। आपसे तो मुझे मिलना है ना बहुत डिटेल में, मैं आपको 8:45 वहां पे मिलूंगा। क्यों सर, मैंने ऐसा क्या कर नहीं, दिया? मुझे अच्छे स्टूडेंट है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है, आपकी वजह से वैल्यू ऐड होती है। एक माशा एक एक आध तो स्टूडेंट है जो चैलेंज करता है, वरना तो ये पूरी क्लास ऐसे ही गुजर जाती है। मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह, 9:30 बजे आप लोगों का पेपर है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को 8:45 कैंपस में मिलूंगा। वील सेट अ पॉइंट, अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो। स्टिल मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 16 को आपका पेपर है, 16 से पहले 15 तक अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज़ कन्फ्यूजन है
एंड यू वांट अ सेशन लाइक दिस अगेन ऑन एनी टॉपिक जो कि आपका पेपर में है उससे रिलेटेड, तो ज़रूर मुझे बता दीजिएगा. वी कैन हैव हाफ आवर सेशन बिफोर पेपर. नंबर 1. नंबर 2 ये कि पेपर इजी है, बट प्लीज़ जो है सिर्फ नंबर देख के उसका जवाब दीजिएगा. जितना नंबर है, जितनी चीज़ मांगी है, उतना ही उसका जवाब लिखिएगा. जी सर एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे अगर 3 मार्क का सवाल हो तो उसके अंदर कितनी बंदे को इन्फॉर्मेशन, मतलब कितनी लाइन बंदा करे? लाइन्स से डिपेंड नहीं करता दानियल, इस पे डिपेंड करता है कि उसका जवाब ठीक से दे दिया बस. अच्छा हाँ अच्छा, मतलब अगर टू द पॉइंट रहे और आपने कहा एक एग्जांपल दे दें बिल्कुल तो टू द काफी है. पॉइंट रहे. बिल्कुल, मैं मेरी रिक्वेस्ट है कि टू द पॉइंट रहे, कहानियाँ मत लिखिए. सही. ओके ओके. ठीक है. चलें, दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास. इंशाल्लाह आप लोगों से पेपर वाले दिन मुलाकात होती है. इससे पहले आप लोग जब बोलेंगे इंशाल्लाह. मुलाकात होगी. इंशाल्लाह. ऑल द बेस्ट आप ओके लोगों सर. को. ओके सर, अल्लाह हाफिज. ओके सर, थैंक यू.